नमस्कार दोस्तों आज तक ये जितनी भी पॉलिटिकल बातें मैंने आपके साथ की हैं, उन सारी बातों में आज की जो मुलाकात है वो बहुत रोमांचक होने वाली है, क्योंकि इस मुलाकात के लिए मैंने खुद 2-3 साल से इंतजार किया है। और रघु यादव जी अहिरवाल का एक ऐसा नाम है जो बहुत सालों तक सनसनी बनकर रेवाड़ी और पूरा जो अहिरवाल है इसमें छाए रहे हैं। और दोस्तों एक फिल्म आई थी तेरे नाम, सलमान खान की बहुत फेमस फिल्म है, और उसी तरीके से रघु यादव जी के जो आपके नाम है एक ये अखबार निकालते थे, वो बहुत फेमस हरियाणा का एक हिस्टोरिकल दस्तावेज भी था। और आज रघु यादव जी के पास तसल्ली से बैठा हूँ, बहुत फुर्सत से बैठा हूँ और जानने की कोशिश करेंगे कुछ पुरानी बातें और हरियाणा के राजनीतिक इतिहास के उन पहलुओं को हम खंगालेंगे जिनके बारे में आमतौर पर हमें नहीं पता है। सबसे पहले तो रघु जी आपका स्वागत है। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। रघु जी, सबसे बड़ा सवाल जो हमारी वाली पीढ़ी के लिए है वो ये है कि एक तो होते हैं, जैसे अहिरवाल का नाम आता है तो राव साहब हो जाती है। इस राव साहब में यादव होना, मतलब ये हमें आमतौर पर जिन लोगों को पता नहीं, ये राव या यादव का चक्कर क्या है ये? दरअसल में यहाँ जो लोग बसते हैं उनकी बिरादरी है यादव। अच्छा, वो अहीर है। अहीर एक्चुअली असली शब्द है जो कि आम लोगों में प्रचलित रहा है। ठीक है जी। अहीर बिरादरी। और इसमें जो मुगलों की, अंग्रेजों की सहायता करके रकबे पा गए थे, पदवियां पा गए थे, वो लोग थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, अपना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कम करने के लिए राव का इस्तेमाल करते थे। नहीं, वो राव कोई उपाधि नहीं है, उपाधि है ये, मुगलों की जाति नहीं है। अच्छा, उपाधि है। तो जो हमारा जो यहाँ का जो आम बासिंदा है वो अहीर है, बड़ा मेहनतकश है। लेकिन एक चीज फिर इसमें ये भी आ जाती है कि बाहर जब भी हम जाते हैं, जैसे मेरे साथ एक अहीरों का लड़का पढ़ता था, तो उसको जब राव साहब कह देते थे ना, बड़ा खुश हो जाता था राव साहब। हाँ, तो किसी सूबेदार को आप कप्तान साहब कह दो तो उसका वो फूल जाता है, क्या जी? तो राव साहब कोई हमारी जाति का सूचक नहीं है। अच्छा। ये जो यहाँ मनसबदार रियासत वगैरह जो छोटी मोटी थी, उनके जो लोग थे उन्होंने सहायता की मुग़ल शासकों की या पटियाला वालों की, या सहायता की अंग्रेज़ों की, तो उनको उपाधियों में वो लोग थोड़ा सा पीठ थपथपा दिया करते थे। लेकिन ऐसा क्या ट्रेंड रहा है कि अहिरवाल के लोग उन्हीं राव साहब को ही तो जिताते हैं? विकल्प का अभाव रहा। उनके सामने जो राजनीति करना चाहते थे वो भी उसी धरते पे चलना चाहते थे, तो वो विकल्प के अभाव में वो लोग वो भी जीत कर राव साहब कहलवाना पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल। यादव तो पहला हुआ हूँ मैं। अच्छा। पंजाब और हरियाणा की असेंबली में यादव किसी के नाम के साथ लिखा हो, वो रघु यादव पहला है। अच्छा। मेरे से पहले चौधरी, राव, यही लिखते थे लोग। तो आपने मतलब राव साहब लिखवाना पसंद नहीं किया? नहीं, मैं रघु यादव ही रहा हूँ। अच्छा। रघु करेज नहीं था आपके मन में राव साहब का? कोई करेज नहीं, वो तो जिनके मन में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है वो इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जिनमें हीन भावना है कि अहीर कहलाना वो पसंद नहीं करते कि भाई अहीर नहीं, तो हमें तो राव कहा जाए। आपने तो इस पे कोई किताब भी लिखी है ना? हाँ, मैंने पहला अपना आपके नाम में एक संपादक ही लिखा था। क्या? उसमें मैंने लिखा था कि मैं राव साहब नहीं अहीर हूँ। मैं राव साहब नहीं अहीर हूँ। अब हमारे यहाँ आंदोलन चल रहा है तो राव रेजिमेंट की कोई मांग नहीं करता, अहीर रेजिमेंट की मांग होती है। इसी तरह अहीरवाल राइफल्स की मांग होती है। क्यों? क्योंकि ये अहीरों का इलाका है, अहीर हमारी बिरादरी है, और अहीरों की वजह से इस इलाके का नाम अहीर बाहुल्य होने के कारण अहीरवाल है। अच्छा रघु जी, आप जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप जयप्रकाश नारायण जी ने जो आंदोलन इस देश में शुरू किया और आप उस आंदोलन की उपज हैं एक नेतृत्व में, वो किस्सा बताएंगे? आप उस समय क्या कर रहे थे? दरअसल मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। और कहाँ पर? मैं गुजरात, बड़ौदा में। गुजरात? हाँ जी। अच्छा। मेरा जन्म हुआ अजमेर में
मेरी पूरी स्कूल की शिक्षा हुई अजमेर में। उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया 4-5 कॉलेजों में। तो मैंने फिर, क्योंकि मेरे फादर रेलवे में थे और उस समय बड़ौदा में थे, तो मैंने बड़ौदा का इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। हालांकि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता था। अच्छा। मेरा तो ये दृढ़ संकल्प था कि मुझे एक BA LLB करनी है और इन चीज़ों में पढ़ना है। लेकिन मेरे पिताजी जो स्वयं MA थे, वो चूँकि भविष्य देखना चाहते थे, तो मेरे सारे भाई बहन डॉक्टर थे, तो उन्होंने मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग में करवा दिया। मतलब आप घर के वो बच्चे हैं जो जिससे सबसे कम उम्मीदें थी माता पिता को? नहीं, उम्मीदें तो पूरी थी। अच्छा। पर उन्हें लगता था कि BA LLB ये कोई कैरियर नहीं है। अच्छा, मतलब इंजीनियरिंग एक अच्छा कैरियर है, इंजीनियर रहेगा, एक्सटीएन रहेगा, ST रहेगा, अपने आराम से जिंदगी गुजर कर लेगा। अच्छा। उन्हें BA LLB को ज़्यादा अपील नहीं करता था, तो खुद MA थे वो। अच्छा। तो इसलिए मैं उस एडमिशन के खिलाफ था, लेकिन पिताजी चूँकि चाहते थे तो मैंने वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया जी। तो वहाँ जब हम 4th ईयर में थे, तब नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था, मिसेस गांधी के आपातकाल के बाद। वो आपातकाल से पहले तो नवनिर्माण आंदोलन जब चला जोर शोर से, उसी के बाद ये इमरजेंसी लगी थी। हाँ। तो दरअसल में अगर यूं कहें तो बात सच में तो ये है कि हमारे आंदोलन की प्रेरणा से JP आए। अच्छा। तब तक आपकी JP से कोई मुलाकात नहीं? कोई मुलाकात नहीं थी। आप लोगों की क्या मांग थी उधर कॉलेज में? एक्चुअली मांग तो शुरू हुई थी, हॉस्टलों में जो बिल होता था, अच्छा, ये MS का, वो एकदम बढ़ गया था। अच्छा। तो जब उसके खंगाला जाता था, बात की जाती थी, तो मालूम पड़ता था कि तेल महंगा हो गया है, ये महंगा हो गया है, वो महंगा हो गया है। तो चिमन भाई पटेल की सरकार थी, तो चिमन चोर करके फिर मिसेस गांधी पे अटैक होने लग गए। अच्छा। फिर हमारा जब आंदोलन चला महंगाई के खिलाफ, तो सरकार के खिलाफ हो गया। फिर मोरारजी भाई अहमदाबाद में आमरण अनशन पे बैठ गए थे। अच्छा। तब तक आप वो कांग्रेस वो थी, मतलब किसी बड़े नेता से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, बड़े नेता हमसे मुलाकात किया करते थे। अच्छा। पीलू मोदी अच्छा से मेरे अच्छे दोस्ताना उसी समय हुए। वो आया करते आपके? हाँ, वो जैसे बड़ौदा आते थे, एक रेस्ट हाउस में रुकते थे, तो वो संपर्क में रहते थे हमारे। इसी तरह और भी जितने भी नेता थे। तो आप लीडर थे उसको? हाँ, मैं लीडर, मैं यूनिवर्सिटी छात्र संघर्ष समिति का अध्यक्ष था। अच्छा। और मैं अपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का वहाँ जनरल सेक्रेटरी होता था, मेन अध्यक्ष नहीं होता था, जनरल सेक्रेटरी मेन होता था। उसका बाकायदा 23,000 जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, अच्छा, सभी फैकल्टीज़ के, फाइन आर्ट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स और होम साइंस, इन सब के जो बच्चे होते थे वो वोट दिया करते थे, तो उनका चुना जाता था जनरल सेक्रेटरी। मैं जनरल सेक्रेटरी था। अच्छा अच्छा। तो नवनिर्माण आंदोलन हमारे हाथ में था, हम लोग उसको लीड कर रहे थे। तो जैसे जॉर्ज फर्नांडीज हैं या राजनारायण हैं, ये सब रवि रे हैं, ये सब उसी समय हमारे संपर्क में आए थे। अच्छा। अब यूँ कह दीजिए हमने संपर्क किया या उन्होंने किया, बात ये थी कि हमारा आंदोलन चल रहा था, मतलब और ये लोग उधर आए। आपकी उम्र उस समय 25 साल? मेरी उम्र साल तो सन 77 में भी 25 साल नहीं थी। हाँ। अगर मेरी उम्र उस समय होगी 21-22 साल। 21-22 साल की उम्र में आप जॉर्ज फर्नांडीज, पीलू मोदी, हाँ, ये मोरारजी भाई, इन सब, ये राजनारायण, ये सब, हाँ बिल्कुल। जयप्रकाश जी से कब मिले फिर आप? उसी आंदोलन के दौरान। JP से कोई व्यक्तिगत मेरा कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा। अच्छा। हाँ, लेकिन जॉर्ज फर्नांडीज से काफी रहा और पीलू मोदी से काफी रहा। अच्छा, उस समय तो जो आंदोलन में सक्रिय लोग थे, हाँ, उनको इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी में जेलों में डाला था। तो क्या गुजरात में नहीं डाले गए हम, वहाँ बाबू भाई जसभाई पटेल की सरकार थी। अच्छा। तो गुजरात में ये जेलों में जाना नहीं हुआ, इसीलिए लोग गुजरात में पनाह लेने भी आते थे। अच्छा। हाँ, तो हम लोग उससे बचे। मतलब कांग्रेस की सरकार होते हुए? नहीं, कांग्रेस की नहीं थी वहाँ। अच्छा, गैर कांग्रेस, वो हमारी सरकार थी, जनता मोर्चा की। अच्छा। हाँ, इसलिए तो सबसे पहले देश में जो बदलाव वो गुजरात से ही शुरू हुआ है? हाँ, ये नवनिर्माण आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था। अच्छा। और वहाँ बाबू भाई जसभाई पटेल की सरकार बनी थी, जिसने कोई जाति नहीं होने, वो तो हमारे साथ ही थी, वो सरकार तो हमारे साथ ही थी। अच्छा। वहाँ दूसरे लोग भी आते थे पनाह लेने के लिए। आप हरियाणा में होते तो आप बंसीलाल जी आपको अंदर करते? हाँ, होते तो पता नहीं क्या होता जी, हम बंसीलाल को जल्दी उखाड़ दिए होते या वो हमको अंदर कर दिए, तो पता नहीं क्या होता, ये होता तो वो होता। अच्छा, फिर जो 77 का जो चुनाव हुआ जी, उसमें आप उस दौर के जितने भी लोग थे जी, जो जीवन में कभी बेचारे चुनाव जीत नहीं सकते थे, वो सब जीत गए, आप तो रह गई नहीं। जब 77 में ये इमरजेंसी हटी और चुनाव की घोषणा हुई, हाँ, तो राजनारायण की कोठी थी दिल्ली में, 8 विशंबर दयाल मार्ग, उसके पीछे वाले
आंगन में, वो कोर्टयार्ड में हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें अडवाणी भी मौजूद थे, लाल कृष्ण। अच्छा। मैं, ये आपका ये अरुण जेटली, आरिफ मोहम्मद खान, एक रमाशंकर सिंह है मध्य प्रदेश में, रमाशंकर सिंह, मोहन प्रकाश आजकल राजस्थान में है, कांग्रेस के नेता हैं, और एक अंजना कुमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से थी, और एक ये थे शायद राजकुमार जैन भी थे दिल्ली के। हम लोगों की मीटिंग हुई थी, उसमें जनता युवा मोर्चा बनाया था, जनता पार्टी से भी पहले। अच्छा। उसके राष्ट्रीय संयोजक बने थे हम सब जो वहाँ मौजूद थे, तो उसमें था मैं। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ तो टिकट की तो कोई बात ही नहीं थी, देश में जहाँ से भी चाहता वहीं से टिकट मेरी थी। लेकिन मेरी उम्र उस समय 25 साल नहीं थी। अच्छा। मेरा जन्म फरवरी 54 का है, तो मैं 23 साल का ही था, और बिना 25 साल हुए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो मैं इस स्थिति में था कि कहीं से भी चुनाव लड़ूं या किसी को भी टिकट दिलवा सकूं, पर मैं खुद चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था। तो ये लालू प्रसाद यादव जी हैं, नीतीश कुमार हैं, रामविलास पासवान हैं, सुषमा स्वराज हैं, अरुण जेटली जी हैं, आरिफ मोहम्मद खान हैं, ये सब लोग जो हैं हमारे साथ के, मोहन प्रकाश है, ये सब लोग हमारे साथ के हैं। लेकिन 77 में ये सब 25 साल से ऊपर थे। अच्छा, सबको मिल गई टिकट? तो टिकट की तो कोई बात ही नहीं थी, सबको टिकट भी मिल गई और सब जीत भी गए, और कोई एमपी हो गया, कोई एमएलए हो गया, सारे एमपी एमएलए हो गए। लेकिन मैं नहीं हो सकता था क्योंकि मेरी उम्र का चक्कर था, ना विधानसभा के लिए संभव हुआ मेरा और ना मेरा लोकसभा के लिए हुआ। तो असली जो मेरी रुकावट रही वो मेरा जन्म का समय रहा। अच्छा, फिर आपको ये पहला अवसर मिला जो जिंदगी में पहला और इकलौता अवसर जी उस 87 में मिला? जीत का पहला मौका मिला वो 87 मिला। चुनाव में पहले भी लड़े खूब, लोकसभा की लड़े मैंने। हाँ। अच्छा, तो 87 में आप लोकदल में आ गए थे? एक्चुअली उसमें भी एक कहानी थी कि देवीलाल जी ने जब हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया, संघर्ष समिति बनाई थी, उसमें देवीलाल जी थे अपनी पार्टी की तरफ से, डॉक्टर मंगल सेन आए भारतीय जनता पार्टी, उस समय से जनसंघ था या बीजेपी थी, उसकी तरफ से आए वो, और मैं आया जनता पार्टी की तरफ से। अच्छा, आप जनता पार्टी? मैं जनता पार्टी का महामंत्री था हरियाणा का भी, और युवा जनता का राष्ट्रीय महामंत्री था। अच्छा। तो मैं जनता पार्टी की तरफ से संघर्ष समिति में आया, क्योंकि जनता पार्टी के अन्य लोग, अग्निवेश जी थे और ये सुषमा स्वराज थी, आदित्य वेश थे, ये लोग इस संघर्ष समिति के खिलाफ थे। अच्छा। देवीलाल के साथ आकर संघर्ष करने के खिलाफ थे। मैं और बलवंत राय तायल जो वित्त मंत्री रहे थे, हम लोग इसके पक्ष में थे कि हमें इस संघर्ष समिति का साथ देना चाहिए। इसलिए मैं देवीलाल जी और मंगल सेन जी के साथ हरियाणा संघर्ष समिति के संयोजकों में से एक था। अच्छा। जो हमारी जब जयपुर में मीटिंग हुई थी जिसमें नाथूराम मिर्दा और कल्याण चंद कालवी और सुराना ये सब लोग मौजूद थे, उसमें हरियाणा की तरफ से हम गए थे, तो मैं भी था। मैं था, देवीलाल जी थे, मंगल सेन जी थे, एक वो चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौद की हुआ करते थे, जिनकी अब नहीं है वो। तो हम लोग गए थे, तो मैं उसमें भी था। अच्छा। तो हरियाणा संघर्ष समिति में मैं था। अब जब चुनाव आया तो हमने कोशिश की कि जनता पार्टी से भी समझौता हो जाए। अच्छा। और उस कोशिश के लिए मैंने चंद्रशेखर जी को भी मनाया, इधर देवीलाल को भी मनाया, बातचीत भी चली। तो सीटों पर गड़बड़ हो रही थी, जनता पार्टी 13 सीटें मांग रही थी, देवीलाल उन्हें 5 या 6 देने को तैयार थे। तो मैं चंद्रशेखर जी से आग्रह करता था कि जितनी भी दे रहे हैं आप ले लीजिए और समझौता हो जाने दीजिए। तब उन्होंने मेरी आंखें खोली, बोले मैं कैसे ले लूँ, ये 6 सीट दे रहे हैं, उसमें रघु यादव नहीं है, रेवाड़ी नहीं है। अच्छा। तब मुझे देवीलाल जी का मालूम पड़ा कि किस तरह की राजनीति करते हैं। मतलब आप उनकी संघर्ष समिति? मैं संघर्ष समिति में सब कुछ था। ये अहिरवाल में सारा संघर्ष हमने संभाला, सबसे ज्यादा लाठियां हमने खाई, सबसे ज्यादा जेल मैंने काटी। लेकिन जो वो जनता पार्टी को सीट दे रहे थे उनमें रेवाड़ी नहीं थी और रघु यादव भी नहीं था। अच्छा, एक कंफ्यूजन यहाँ पे है जी। क्या मतलब देवीलाल जी आपसे थोड़ा डरते थे अंदर से कि ये लड़का आ गया तो भाई? राजनीति में हर व्यक्ति उस व्यक्ति से डरता ही है जो वृक्ष होने की क्षमता रखता है। अच्छा। वो केवल उसी बीज को बर्दाश्त करेगा जो घास का होगा, उसके नीचे कोई भी पेड़ के नीचे पेड़ नहीं लग सकता। अब मेरा जो व्यवहार था या मेरा जो, तो क्यों हमने इन चीजों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया।
तो संकोच रहा होगा उन्हें, तभी उन्होंने मेरे को अवॉइड करने की कोशिश की होगी। वैसे पूरा मान सम्मान रखा, खूब खूब खूब। देवीलाल जी तो एक अलग ही इंसान थे, उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रही और हमने उनके लिए खूब काम किया था दिल से, आत्मा से। जैसे चंद्रशेखर जी ने आपको ये बताया कि रेवाड़ी और रघु यादव का इसमें नाम नहीं है, तो फिर आपने क्या आगे सोचा? फिर कुछ नहीं, हम तो फिर भी बात करते रहे कि भाई समझौता ही होना चाहिए, क्योंकि हमें संघर्ष समिति की भी हरियाणा में जीत चाहिए थी। तो हम नहीं चाहते थे कि भाई अपोजिशन में कोई और गुट भी खड़ा हो, चाहे उसकी कितनी भी हैसियत रहे। और ये भी चाहते थे कि जनता पार्टी चंद्रशेखर जी के एमएलए विधानसभा में पहुंचे, तो हम उस कोशिश में ही लगे रहे। एक बार बीजू पटनायक के घर पे समझौता हो ही गया। एक बार बीजू पटनायक के घर पे भी मीटिंग हुई थी, तब बीजू भी जनता पार्टी में थे। वो औरंगजेब रोड की बात है, शायद एक रोड बीजू का जो घर था वहाँ पे, तो देवीलाल भी थे, मैं भी था और बीजू पटनायक भी थे। तब बीजू कह रहे थे कि तुम देना देवीलाल, तू देना देवीलाल, दे दे, नो दे दे चल। तो देवीलाल अड़े हुए थे, बोले मैं सारी जीतूंगा। तो देवीलाल बोले, वो बीजू ने कहा देवीलाल को कि अगर सारी जीतने का माहौल है तो तू किसी से समझौता मत कर, तो फिर सारी लड़ ले। इनको मिला के वो समझौता नहीं हुआ। अच्छा, वो नहीं चढ़ा सिरे, नहीं चढ़ा सिरे। अब सवाल आया कि मेरा क्या हो, क्योंकि मैं तो संघर्ष समिति के साथ था, जनता पार्टी में मैं था ही। तो नाथूराम जी मिर्धा, हरे राजस्थान भवन में मेरे 2-4 एमएलए थे, उनकी वजह से मैं राजस्थान हाउस जो है पृथ्वीराज रोड पर, उस पर ठहरा करता था। तो वह नाथूराम जी मिर्धा जी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो नाथूराम जी मिर्धा ने मेरे से बात की, तो मैंने उन्हें बताया कि अब जनता पार्टी का समझौता हुआ नहीं है और मुझे नहीं लगता देवीलाल अब टिकट देगा। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, आपको टिकट नहीं दे, ऐसा कैसे होगा? मैं कहीं होने वाला है। तो नाथूराम मिर्जा ने देवीलाल पे जोर डाला कि रघु यादव जी को तो टिकट देना ही देना है तेरे को। कुछ तो वो आया, उनके दबाव में मेरी टिकट अनाउंस हुई, नाथूराम जी मिर्जा के दबाव में। उसके बाद फिर कुछ लोग सक्रिय हो गए देवीलाल परिवार के, किस टिकट को काटा जाए, किसी और को दी जाए। कोई धारूहेड़ा के एक व्यक्ति को लेना चाहता था, कोई रामपुरा के एक व्यक्ति को लेना चाहता था। अच्छा, और ये निश्चित था कि वो टिकट कट भी जाती। रामपुरा के आदमी भी दौड़ में थे? हाँ बिल्कुल, ये तो सही, तो हमेशा जो जाती जीतती उसकी दौड़ में रहती ही। अच्छा, ये उसी की टिकट की वजह से जीतते हैं। ये तो बहम है कि भाई इनका कोई लोगों में साथ है, ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस की हवा होती है तो इनके पास कांग्रेस की टिकट होती है, जब बीजेपी की हवा होती है तो बीजेपी की टिकट होती है। अगर ये हवा वाली टिकट के ना हो तो इनको कोई जिताने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बहम ही है लोगों को। तो खैर, उस समय जब टिकट कटने की बात आई, तब हेमवती नंदन बहुगुणा से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी। अच्छा, और बहुगुणा जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे, पार्टी के अध्यक्ष थे। जब उनसे मैंने जाकर के कहा तो उन्होंने मेरी टिकट कटने से रोकी, तब वो मुझे टिकट मिली थी। अब वो टिकट मुझे दोनों मिल गई, एक मिल गई जनता पार्टी की, चंद्रशेखर जी वाली, हल्दर वाले किसान की। अच्छा। एक मिल गई देवीलाल जी की, शायद हल जोतते हुए किसान की थी मेरे ख्याल से। दो टिकट, हाँ, दोनों टिकट आ गई। अब ये मुझे देखना था कि किससे लड़ूं। तब मिर्धा जी ने मुझे कहा कि अब गड़बड़ मत करो, जनता पार्टी में रहते हुए आपने संघर्ष समिति का साथ दिया है, तो अब आप लोकदल से लड़ लो। और बोले ऐसा है कि ये देवीलाल को मैं जानता हूँ, अगर आपने दूसरा सिंबल लिया तो ये गड़बड़ भी कर देंगे। तब फिर मैंने वो लोकदल का सिंबल लिया था और मैं जीत गया था चुनाव। हाँ, जीवन का पहला चुनाव जीते थे? एक ही जीवन का पहला और आखिरी, अभी तक तो वो आखिरी भी है। हाँ, तो वो चुनाव में जीता था सन 1987 में। अच्छा, जो आप लोगों ने जो 87 में जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया, हरियाणा संघर्ष समिति, वो था क्या, मतलब उससे मिला क्या आप लोगों को? सरकार मिली बस? हाँ, दरअसल में तो यही कह सकते हैं कि सरकार मिली, बाकी वो मुद्दे तो वहीं के वहीं खड़े रहे। पानी के मुद्दे तो वहीं के आज भी यूं के यूं खड़े हैं। नहीं, दरअसल में इस मुद्दे को कोई समझ नहीं पा रहा है। अच्छा, पानी के मुद्दे जानकारी नहीं है, गड़बड़ी, हाँ जानकारी नहीं है और सब गलतफहमियां हैं। एक्चुअली हम हरियाणा का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र या राजस्थान का जो लगता क्षेत्र है, ये सिंधु नदी तंत्र के जल पर आधारित है। अच्छा, हमारा गंगा यमुना के जल की बात नहीं है, यमुना से तो जो था वो मुगलों के समय हो गया था। तो हमारा जो असली झगड़ा है या असली जो हमारा निर्भरता है वो सिंधु नदी तंत्र पर है। उसी में सतलुज आती है, उसी में घाघरा आती है, उसी में रावी, ब्यास, चिलाम, झेलम सब आते हैं। तो सिंधु नदी का तंत्र बट गया था 1947 में भारत के विभाजन के साथ। अच्छा, जब वो बट गया था तो फिर जल का भी बंटवारा होना चाहिए था।
तो वो बंटवारे के लिए सिंधु जल संधि हुई थी और उसके अंदर नेहरू जी ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी। उसकी वजह से जो भारत को पानी मिलना चाहिए था न्यायोचित, कम से कम, वो भी उन्होंने नहीं लिया और सारा पाकिस्तान, उदारता में पाकिस्तान को उन्होंने दे दिया सारा पानी। इसलिए यहाँ पर पानी की कमी नजर आती है, वरना अगर उस, क्योंकि इसमें से भी काफी पानी उन्होंने उधर दे दिया। अब नहीं ले सकते क्या उनसे पानी? वहां से पानी नहीं लिया जा सकता? नहीं, क्यों नहीं लिया जा सकता? इच्छा शक्ति की कमी है, वरना लिया ही जा सकता है। नहीं, मोदी जी तो बताते हैं बहुत बड़ी इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति। हाँ, लेकिन वो अंगूठा लगा हुआ है ना, नेहरू जी लगवा गए। वर्ल्ड बैंक तो वैसे मध्यस्थ नहीं है, पर उसकी उपस्थिति में भारत पाकिस्तान ने एक दस्तखत किए हुए सिंधु जल संधि पर, तो वो एक अड़चन तो है। उसकी समीक्षा करनी होगी इनको। तो समीक्षा मैंने की है, मैंने खूब पढ़ा है उसके ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं करता। कभी आइए बात करेंगे इसके ऊपर। असली मुद्दा ये है, वो जो सिंधु जल संधि हुई है उसने पश्चिमोत्तरी भारत को पानी के संकट में डाल दिया। अच्छा। लेकिन जो पानी उपलब्ध है रावी, व्यास और इसका अपने पास सतलुज का, वो भी कम नहीं है, वो भी कम नहीं है। लेकिन अब यह है कि पंजाब का अगर एक बूंद पानी भी हरियाणा में आता है तो वहां भावनाओं से खेलते रहे ना, वो मारकाट हो जाएगी, इसलिए वहां खाम खा का शोर हो जाएगा। वो कह रहे हैं हम पक्का मोर्चा लगाएंगे। हाँ, वो इसीलिए कर रहे हैं ना कि वो गलतफहमी हो गई है कि हमारे पास पानी खूब है। पानी तो तीनों नदियों का पाकिस्तान में अब भी बह रहा है। अगर उसको रोका जाए और ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो पानी की कमी इस समझौते के बावजूद भी नहीं है। लेकिन हमेशा भावनाओं से खेला गया, पंजाब में भी और हरियाणा में भी। बात कभी शांति से बैठ के की नहीं गई है, वरना पानी की कमी नहीं है। अच्छा। आज भी सेम हो रही है पंजाब के खेतों में। 87 में आप एमएलए बन के ढोल बजते हुए आए आपकी। हाँ, खूब। रघु यादव जी विधायक रेवाड़ी, पहली बार नॉन राव। हाँ। है? फिर आप इस्तीफा दे दिया। अब मजाक है क्या कोई? एक बार बने उसमें इस्तीफा दे दिया? नहीं, इस्तीफा ऐसे नहीं दिया था। दरअसल में इस्तीफे की भी बात, वो आज तक भी कंफ्यूजन है लोगों को। मैं विधानसभा में इस क्षेत्र से संबंधित पानी के, रोजगार के मुद्दे उठाया करता था और बड़ा एक्टिव था। मैं विधानसभा में रोज प्रश्न भी पूछता था, बहस में भाग भी लेता था और खूब मांग भी करता था। ये तो सदन की कार्रवाई जो है कोई भी देख सकता है। तो तैयारी करके जाते हो? तैयारी करके जाता था। विधानसभा की जो कमेटियां होती हमारी, उसमें भी और सत्र में भी, और बाकायदा मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और ये सब दिया करता था, बहस भी होती थी। जान थी आप? हाँ, बिल्कुल। मेरा एक प्रस्ताव था, रोजगार के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए। ये प्राइवेट मेंबर्स बिल था, मेरा निजी प्रस्ताव था। अच्छा। उसको विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास किया था। क्या था वो, थोड़ा बताएंगे डिटेल? यह है कि रोजगार का अधिकार, अच्छा, संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए। ये यानी ये प्राइवेट मेरा बिल रखा मैंने विधानसभा में और उसको सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया। फिर वो आगे क्योंकि विधानसभा के उसमें नहीं आता, अधिकार क्षेत्र में, स्टेट लिस्ट, तो उसे लोकसभा में भेज दिया। यानी आगे अभी वो पड़े हुआ जैसे कि रहता है। तो ये तो मेरा 87 में क्या हुआ काम है। अच्छा। निजी प्रस्ताव था मेरा। इसी तरह हर मुद्दे पर, जैसे जोड़ भरने हो नहर के पानी से, जब यहाँ पानी कहाँ था, रेवाड़ी प्यासा शहर था, मसानी से ट्यूबवेल। 87 में तो बहुत बुरा हाल ही था। हाँ, बुरा हाल था। पानी कहाँ था हमारे पास? पानी नहीं था। ये मसानी बैरेज का जो हिसाब बनाया था वो भी रुका हुआ था, सारा कुछ गड़बड़ था, पानी की बहुत किल्लत थी। तो ये पानी का मुद्दा मैंने बहुत जोर शोर से उठाया। फिर हमारे यहाँ पानी की कमी और खेती में कमजोरी के कारण बेरोजगारी भी बहुत थी, तो सरकारी नियुक्तियों पर भी मैं पूरा ध्यान रखता था कि कहाँ क्या हो रहा है। इन बातों को मैं विधानसभा में उठाता था और सरकार बहुत बार असहज हो जाती थी, क्योंकि उनको असुविधा होती थी। आमतौर पे जो सरकार का विधायक होता है वो अपनी सरकार के खिलाफ बात ही नहीं उठाते। हाँ। तो देवीलाल जी तो परेशान होते होंगे ना? हाँ, लेकिन मैं वैसे कभी भी मैंने देवीलाल जी को टारगेट नहीं किया। अच्छा। मैं उनका सम्मान ही करता था, लेकिन जो कुछ चल रहा था उसके खिलाफ मैं बोला करता था। बोलते थे। मुझे ध्यानाकर्षण, मुझे नोटिस भी मिलते थे पार्टी की तरफ से। अच्छा। क्यों ना आपको निकाल दिया जाए, क्यों ना आपको, हर बात पे नोटिस आता था, क्यों ना निकाल दिया जाए, क्यों ना निकाल दिया जाए। तो मैं देखता था कि मुझे फिर उन्होंने निष्कासित कर ही दिया। अच्छा। विधायक दल से सस्पेंड कर दिया। 87 में सरकार बनने के बाद 88-89 में मेरे को कर दिया उन्होंने। मतलब पहले विधायक थे आप उस खेमे से निकलने वाले? हाँ, उन्होंने निकाल दिया, मैं नहीं निकला। अच्छा। उन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया और निष्कासित करके मुझे निर्दलियों के साथ बैठा दिया। अच्छा। मेधावी कीर्ति मेरी पड़ोसी होगी, जो जगजीवन नाम की पोती झज्जर से जीती थी, वो और मैं साथ बैठते थे। धर्मपाल भी वही था।
तो वहाँ मुझे पीछे बैठा दिया मेधावी कीर्ति के साथ और बोलने ना दे सदन के अंदर। आपके स्पीकर कौन थे उस समय? स्पीकर हरमंदर सिंह चड्ढा था। चड्ढा था मेरे से। और कुलबीर सिंह जी हुआ करते थे, जुलाना के थे, वो हमारे उप सभापति थे। तो अब दिक्कत क्या होती थी कि मैं जो मेरे साथ के विधायक रेवाड़ी ये अहिरवाल से जीते थे, धर्मपाल थे, नरवीर था, लक्ष्मी नारायण थे, और ये जो हमारी पार्टी के थे मुनीलाल थे, शिवलाल थे, राम नारायण थे, इनसे सबसे कहा करता था कि यार मैं अपनी बात तो कर नहीं रहा हूँ, इलाके की बात कर रहा हूँ, पानी की, रोजगार की, तो ये तो आपकी बात है, आप क्यों नहीं मेरा साथ देते हो? तो उनके अलग अलग तर्क थे। वो मेरे को कह दिया करते थे प्राइवेट में, अब वो बात मैं कहना नहीं चाहूँगा वरना फिर उनका मजाक उड़ेगा। वो कहते थे भाई हमारे बस का नहीं है, तू ही कर जो करना है। तो मुझे लगता था कि अकेले होने की वजह से मामला बन नहीं रहा। अच्छा, जब आप निर्दलीय विधायक ही हो गए थे, हाँ, फिर इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी कि मेरा जो इस्तीफा हुआ था वो सरकारी नियुक्तियों में जैसे क्लर्क है, कंडक्टर है, सिपाही है, ये जो नियुक्तियां होती हैं इनमें जो पक्षपात होता था, भेदभाव होता था, क्षेत्र, जाति और रिश्वत के आधार पर जो हेराफेरी होती थी, उसको मैंने उजागर किया था। मैं केवल मैंने अपने हरियाणा विधानसभा के पटल पर कन्फेड की नियुक्तियों के सारे कागज रख दिए थे। अच्छा, तो और सरकार उत्तरहीन हो गई थी। और तो और ये एसपी मालवीय थे, राम नरेश यादव थे, और ये जो मलिक आजकल गवर्नर लगे हुए हैं, एसपी मलिक शायद नाम है, सत्यपाल मलिक, इन लोगों ने मेरे पक्ष में बयान दिया था। जब मेरी देवीलाल की टकरार पब्लिक में आई तो इन्होंने मेरे पक्ष में दिया कि मेरे रघु यादव के साथ है और देवीलाल के खिलाफ आए। तब देवीलाल जी ने मुझे बुलाया हरियाणा भवन दिल्ली में। क्या बोले यार मेरे बालों की, सफेद बालों की कुछ इज्जत कर, अपन साथ रहे हैं। अब ये क्योंकि उन्हें लगता था मामला अब नेशनल लेवल पे उठ जाएगा और पार्टी में तेरे साथ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोग उनके खिलाफ थे पार्टी में। तो ये सतपाल मलिक और ये सत्यप्रकाश मालवी और रामनेश यादव मेरे साथ ओपन आ गए थे, ये मुद्दा बनने वाला था। पर देवीलाल जी ने जब मुझे वहाँ बुला करके कहा कि ये ठीक नहीं है यार, मैं और तू तो एक ही है, जो भी है, तो चूंकि मैं उनका सम्मान करता था तो मैंने कहा बताओ क्या करें। तो उन्होंने एक लेटर तैयार करा हुआ था, एक बयान, ये है भाई तू ये बयान दे दे कि मेरा और देवीलाल जी का अपना निजी हमारा आपसी मामला है, इसमें बाहर के लोग दखल ना करें, हम आपस में करेंगे जो करना है। मैंने कहा चौधरी साहब की तो मैं कर दिए थे सही, वरना मामला तो उसी समय बन गया था। तो ये मैंने सदन के पटल पर रख दिया था और वो उजागर हो गया था। तो मुझे उस मुद्दे पर फिर निष्कासित कर दिया। तो मैंने कहा यार तुम मुझे क्या निष्कासित करते हो, और मैं अकेला हूँ इसलिए मेरे साथ गड़बड़ होती है, तो लो मैं विधानसभा छोड़ता हूँ, अपने अकेला जा रहा हूँ और अपने साथ 10 लेकर आऊँगा। एक रघु यादव जा रहा है और 10 रघु यादव लेकर आएगा, और जो कुछ हमारा हक है वो छीन करके ले जाएंगे। ऐसा बोल के छोड़ा? हाँ, ऐसे बोल के छोड़ा। लेकिन 10 तो छोड़िए, वही तो कह रहा हूँ। आप या तो मेरी कोई कमी रही कि मैं लोगों को समझा नहीं पाया, या लोगों की कोई दिक्कत रही कि वो मुझे समझ नहीं पाए। हुआ ये कि वो 10 रघु यादव के बजाय एक रघु यादव था, वो भी निकाल दिया। एक रघु यादव भी छोड़ दिया उन्होंने। वो उपचुनाव हुआ, उसमें कैप्टन अजय यादव जी, वो अजय तो इसलिए जीता कि मैंने विधानसभा का टिकट लिया नहीं था। मैं लोकसभा में ये चाहता था कि लोकसभा में तो मैं चला जाऊं, इसलिए नहीं कि मुझे एमपी बनना था, लोकसभा में बैठना था, इसलिए कि लोकसभा में मैं चला जाऊं। और जो अहिरवाल क्षेत्र है इसकी फिर राजनीति के अंदर सारे विधायक अपने बनाए, इसलिए लोकसभा में मैं जाना चाहता। उसके बाद तो फिर आप चुनाव लड़ते रहे? नहीं, उसके बाद ये होगा कि इस आदमी को टिकट नहीं देना है। तो जो पार्टी हरियाणा में चुनाव के अंदर लड़ने की, जीतने हारने की स्थिति में होती थी, वो मुझे बताते हैं चौटाला साहब कैसे उठा लिया था। वो एक्चुअली क्या हुआ था कि देवीलाल जी के आग्रह पर कई बार मेरे पास आए थे। अच्छा। तो मैंने काशीराम जी के साथ, बीएसपी में मैं था, क्योंकि यहाँ की पार्टियां लेती नहीं थी, काशीराम जी सामने से बुला रहे थे तो मैं उनके साथ हो लिया। अच्छा। तो उन्होंने मुझे अपने राष्ट्रीय काउंसिल का भी मेंबर बना रखा, जिसमें 9 ही लोग थे पूरे देश के। और काशीराम जी मुझे बहुत सम्मान देते थे, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता था। अच्छा, काशीराम जी से अच्छी? अरे काशीराम जी को तो मैं सबसे अच्छा नेता मानता हूँ। अच्छा। मैं मोरारजी भाई से लेकर देवीलाल जी से लेकर के कुछ चंद्रशेखर जी है, आपने कुछ खूबियां नोट की उनकी? क्या वो कभी भी नेता के रूप में नहीं रहते थे। अच्छा। वो बड़े मस्त और बड़े साधारण तरीके से रहते थे, ऐसे बात कर। बिल्कुल, बहुत अच्छे आदमी थे। और उनमें वास्तव में ये जो शोषित, लांछित और ये पिछड़ा तबका है, इसके भले की, इसका कुछ अच्छा हो, इसका उनके अंदर
आत्मा में उनके भाव था। अच्छा, तो उनसे मेरी बहुत पटी। तो ये मायावती जी तब थी वहीं? मायावती जी का मेरा कोई ज्यादा संपर्क नहीं है, हालांकि हम एक ही कमेटी में मेंबर थे, कई बार मीटिंग में भी साथ रहे। अच्छा। उनसे मेरा ज्यादा ताल्लुका। जब आप उनके घर जाते थे ये वहाँ दिखी होंगे आपको? ये रहती थी वहाँ पर, कभी कभी नहीं भी रहती थी, लेकिन इनसे नहीं, वो मेरी काशीराम जी से मुलाकात। ये रहती थी घर में, लेकिन मेरे काशीराम जी मैं बैठे रहते थे। अच्छा। 2-2 घंटे बैठते थे, तो वो मेरी उनकी रहती थी। बीएसपी में मेरा सारा कुछ ताल्लुका सब कुछ काशीराम जी से रहा। अच्छा। मायावती जी से मेरा कभी इस मामले में बात नहीं हुई। मतलब बढ़िया आदमी थे, बहुत जबरदस्त आदमी थे काशीराम जी। तो काशीराम जी को मैंने मनाया कि आप देवीलाल जी से समझौता करो। कौन से साल की बात है? अब ये तो मुझे ध्यान नहीं है वो चुनाव कौन सा था, शायद 89 ही रहा होगा। अच्छा। 89 या 90 जो भी था, लोकसभा का चुनाव था। अच्छा। तो काशीराम जी बोले क्यों? क्योंकि कांग्रेस हमें 4 सीट दे रही थी, करनाल, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ और एक और अम्बल। हाँ। और देवीलाल जी की तरफ से 3 की बात थी। तब मैंने उनसे कहा कि साहब अपना जो वोट बैंक है कांग्रेस के साथ जाएंगे तो बाद में वो कांग्रेस में बना रह जाएगा, लेकिन अब देवीलाल के साथ जाते हैं तो अपना अलग अलग वोट बैंक है। हमारा दलित पिछड़ा वोट है, उनका किसान वोट बैंक है, तो वोट बैंक हमारे पास ही रहेगा, उसके बाद फिर राजनीति चलती रहेगी। कुल मिला के मैंने बड़ी मुश्किल से काशीराम जी को सहमत किया कि देवीलाल जी से ही हम समझौता करें। मान गए वो मान गए और समझौता हो गया। समझौता मैंने कराया, ये बात उजागर थी। उसके बाद मालूम पड़ा कि चौटाला साहब पहुंच गए काशीराम के यहाँ की रघु यादव को नहीं देंगे टिकट, महेंद्रगढ़ से हम लेंगे। चौटाला साहब? हाँ, ऐसा जैसा मुझे रिपोर्ट मिली हुई कि रघु यादव को नहीं देनी है, महेंद्रगढ़ हमें ले दो। तो काशीराम बोले महेंद्रगढ़ हम तुम्हें कैसे दे दे, तो हमने ली है, हमारी से तो बात हो गई। महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और शायद अम्बाला थी हमारे पास, तो ली है बात है, इसमें क्या बात करनी दोबारा। बोले नहीं साहब आपका कैंडिडेट ठीक नहीं है, हम लड़ाएंगे। बोले कौन कैंडिडेट? बोले वीरेंद्र सिंह है। बोले नहीं ये सीट तो हमारी है। किसको लड़ाना चाह रहे थे? राव वीरेंद्र सिंह का नाम लिया था उसने। अच्छा, राव वीरेंद्र सिंह को लोकदल से लड़वाता? हाँ, क्यों तैयार था वो तो जीतने वाली टिकट कोई मिल जाए। अच्छा। तो खैर वो काशीराम नहीं माने। काशीराम तो एक मर्द आदमी थे, उसमें तो मेरा चौटाला का काफी गड़बड़ भी रहा। वो मेरे को ही मालूम पड़ता रहता था कि चौटाला क्या कर रहा है। मैंने समझौता कराया देवीलाल जी के कहने से। महेंद्रगढ़ की सीट बाकायदा क्लियर थी कि रघु यादव लड़ेंगे, बीएसपी से लड़ेंगे, और ये आदमी उसको कटवाने के चक्कर में घूम रहा। तो निश्चित रूप से मुझे अच्छा नहीं लगा वो बात। फिर हमारी इन्होंने रोहतक में रैली करी, कमाई पूरे रोहतक का कोई बड़ा पार्क है, बहुत गैदरिंग थी उसके अंदर। तो इसने मेरे को नहीं बुलाया। अच्छा। इसने बुलाया अमन कुमार नागराज और काशीराम को बीएसपी तरफ से। तो काशीराम जी मेरे से बोले चलना है आपको। मैंने कहा मैं कैसे चलूँगा, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसने मुझे बुलाया, बोले वो कौन होता है बुलाने वाला? तो दोनों की साझे की रैली है, बीएसपी से कौन जाएगा तो मुझे फैसला करना है। तो काशीराम जी के आग्रह पे मैं चला गया। वहाँ मंच पर जो बैठे तो ये उस समय जो एमपी के कैंडिडेट थे वो गुरदयाल सिंह सैनी था, सुरेंद्र ये अपने हिसार वाले थे, सारे मतलब हम लोग स्टेज सैनी तो जीते भी थे सर। हाँ, वो भी जीता था, सुरेंद्र भी जीता था उस चुनाव में। तो सुरेंद्र सिंह और जो भी कैंडिडेट थे ना सारे ही बैठे थे। तो मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। आप भी कैंडिडेट थे? महेंद्रगढ़ से? तो हाँ, मैं महेंद्रगढ़ से था। तो चौटाला को काशीराम ने कहा कि रघु यादव बोलेंगे। तब इसने मुझे कहा कि भाई अब आपके सामने अहिरवाल के बड़े नेता रघु यादव जी बोलेंगे। और ये काशीराम के कहने से इसने मुझे कहा था बोलेंगे, और 2 मिनट की बात कर रहा था। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने देवीलाल जी के सम्मान में और काशीराम जी के सम्मान में संबोधन शुरू कर दिया और अपनी बात कही, और लोगों को खूब पसंद आई, लोगों ने खूब तालियां बजाई। तो रोहतक में मैं जब भी बोला हूँ हमेशा खूब अच्छा रिस्पॉन्स लोगों ने दिया। उसके बाद ये मेरा कुर्ता खींचने लग गए, बस कर। हाँ बस, वो जैसी आदत है, क्योंकि वो लोग रिस्पॉन्स अच्छा कर रहे थे तो ये कुर्ता खींच रहे थे। और मैं भी बहुत छोटा बोलना चाहता था, लेकिन वो कुर्ता खींचना 2 बार मुझे पसंद नहीं आया। चिढ़ गया? हाँ, चिढ़ने मुझे अच्छा नहीं लगा। चिढ़ना क्या है, चौटाला से क्या चिढ़ना, बेचारा वैसे ही आदमी ऐसा है। तो मैंने बोला बोलिए माननीय काशीराम की। लोग बोले जोर से जय हो। मैंने बोला माननीय चौधरी देवीलाल की। लोगों ने कहा जय हो। फिर मैंने इसको पकड़ा चौटाला को, और मैं कहा ये भी बहुत मेहनत करा, इसकी भी। और जब खींचा तो चौटाला ऊपर ही उठ गया बेचारा। और लोगों ने ध्यान सब बोले जय हो। अच्छा,
अच्छा आ गया ऊपर आ गया। मैं बड़ा आदमी, मैं अच्छी हाइट बॉडी है, ये क्या ये हल्का सा उस समय तो पूरे हाँ, और अब भी मैं ठीक ही हूँ, उठा दिया मैंने। अब वो लोग तो बेचारे जय हो करते रहे, अरे वो मंच पे तो सब कहा तो मैंने उन्होंने तो गुंडी बना ली हुई। हाँ, वो मैंने तो कभी कोई छुपा के काम ही नहीं किया है। किसी सरकार को, किसी व्यक्ति को मेरे ऊपर सीआईडी रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों मैं तो 6 महीने पहले कह देता हूँ। अच्छा, अब कैसे क्या होता था चुनाव में कि चुनाव वोटिंग तक ऐसा लगता था रघु यादव जीत रहे। वोटिंग वाले दिन लोगों में क्या हो जाता था? उसका कारण एक ही है कि आम आदमी है जो दिन रात अपनी रोटी कमा के खाता है, उन सबकी भावना मेरे से जुड़ी रही। और उन्होंने मेरा संघर्ष में भी साथ दिया, लाठियां भी मेरे लिए खाई, खून भी बहाया, जान भी दी, और वो वोट के अंदर भी खूब नाचते, और खासकर ये नौजवान छोरे खूब रघु यादव। तो गांव में सारे औरतें आदमी सुनने भी आते हैं। अहिरवाल में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें आपको ना गांव, ऐसा कोई गांव ढाणी नहीं है। सोहना के आगे जो है ना, चमरपुरा बोलते थे लो सिंगानी, और वहां से लेकर के नांगल चौधरी के आगे रावता की ढाणी और बायल तक, इधर गोद बलावा तक, उधर आकोदा बसई तक, कहीं भी ऐसी गांव ढाणी नहीं मिलेगी जहां रघु यादव 1 या 2 बार पैदल ना गया हो। अच्छा, वाहन की बात नहीं कर रहा मैं। आज तो मुझे भी अचंभा लगता है, जब मैं जाता हूं तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। आप जा रहे हैं कोटपुतली, आप जा रहे हैं नीम का थाना, आप जा रहे हैं खेतड़ी, आप जा रहे हैं भिवानी या दादरी, आप जा रहे हैं इधर पलवल, इधर जा रहे हैं आप दिल्ली, इधर जा रहे हैं आप वो कौन सा अभी भाड़सा में जो बना है सेंटर ये हमारे, तो कहीं भी जा रहे हैं अहिरवाल से बाहर, इधर तिजारा जा रहे हैं, हर जगह गांव ही गांव है। लेकिन उन सब गांव में मेरा पैदल जाना हुआ। अच्छा, मैंने कई बार पद यात्राएं भी की। 83 में चंद्रशेखर जी की पद यात्रा में भी मैं शामिल था। अच्छा, तो कई बार मैं पद यात्राएं की। लास्ट मेरी पद यात्रा हुई थी 2011 में। अच्छा, जब ये रामदेव के ऊपर जब कांड हुआ था। तो आप रामदेव जी के साथ थे? रामदेव के साथ नहीं था। जिस तरह से उनकी सभा को लाठी के बल पे खत्म किया गया था, उसके खिलाफ, उस जाति के खिलाफ था। इसलिए मैंने सैयद अलीपुर, जो रामदेव का ही गांव है नांगल चौधरी के पास, वहां से और राष्ट्रपति भवन ये पदयात्रा की थी 2011 में। रामदेव के हक में या खिलाफ में नहीं, उस जाति के खिलाफ में जो रामलीला मैदान में की गई थी। अच्छा, रामदेव से तो मैं मिला ही नहीं कभी। अच्छा, वैसे ही ना मिला ही, हाँ, कोई बात ही वैसे ही वहाँ मुद्दा था, ये जाति किसी के साथ है, उसमें मिलना क्या है। अच्छा, रामदेव से मुझे कौन सी एजेंसी लेनी है। आपने किताबें कौन सी लिखी? मैंने सबसे पहली किताब कौन सी लिखी? सबसे पहली किताब अगर किताब के रूप में कहेंगे तो है वो यमुना के इस पार से सिंधु के उस पार। वो मैंने वो आपने देखी, पढ़ी भी है। हाँ, तो वो पूरा भूगोल और इतिहास है। और वो ढूंढूंगा तो मेरे से कोई मांग लेगा एक्चुअली वो। अच्छा, मेरे साथ भी यही हुआ। और वापस नहीं दी किसी ने। अगर किसी साथी को ये वीडियो देख रहा हो, मेरी वो किताब जो रघु यादव जी की है, कोई मांग के ले गया है तो पढ़ ली हो तो दे दे यार मुझे। ठीक है, यमुना के इस पार से सिंधु के उस पार। दूसरा है सिंधु संधि का सत्य। अच्छा, ये जो सिंधु जो संधि हुई है 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पूरा विश्लेषण है और उसमें क्या गड़बड़ हुई है वो सारा उसमें मैंने बयान किया है। और मैं आज आपके साथ ये कह सकता हूँ कि नेहरू जी ने जो गलती कश्मीर के मुद्दे पर कर दी थी, उसको भी वो सिंधु जल के मार्फत सुधार सकते थे। अच्छा, क्योंकि सिंधु नदी तंत्र का जो पानी है उसमें हम ऊपरी राष्ट्र हैं, यानी पहले वो नदी हमारे क्षेत्र में बहती है, बाद में पाकिस्तान जाती है। अच्छा, तो इस नदी तंत्र के मामले में पाकिस्तान हमको परेशान नहीं कर सकता था चाह करके भी, लेकिन भारत के हाथ में चाबी थी। अब भी है, जब भी थी। अगर नेहरू जी ने इस संधि पर थोड़ा सिंधु नदी तंत्र को समझा होता और ध्यान दिया होता और इसको अफसरों के भरोसे नहीं छोड़ा होता तो आज कहानी कुछ तो ना केवल हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के बीच में कोई झगड़ा नहीं होता, कोई किल्लत नहीं होती, पानी होता। और नेहरू जी कश्मीर से भी पाकिस्तान को खाली करवा सकते थे, क्योंकि सिंधु जल के लिए तो पाकिस्तान घुटनों पे रैंक करके कुछ भी करने को तैयार होता। गेहूं भी तब होता है, गन्ना भी तब होता है, कपास भी तब होती है जब पानी होता है। सिंधु का पानी जाता है, उस पर पूरा निर्भर है। लेकिन उल्टी हालत थी,
हम लोग समझौता करने को वो थे उतावले, सारा देश बर्बाद कर दिया। नेहरू जी बड़ा दिल रखते थे। बड़े दिल की बात नहीं है इसमें, तो आपको महान बनाने के या उनका, चलो तो सभी लोग महान बनाना चाहते हैं, जो नेहरू को महान बनाने के खिलाफ हैं वो सब ये जितने भी राजनीतिज्ञ हैं बहुत कम लोग हैं, वरना सब में द्वेष और राग और द्वेष भरा हुआ है। अच्छा, राग द्वेष सब में भरा हुआ है। ये नेहरू जी का भी ये राग द्वेष ही था कि वो हरि सिंह को, तो वो जो महाराजा हरि सिंह था उसको तो ठुड्डे लाइन लगाना चाहते थे, और शेख अब्दुल्ला को सिर मुकुट बनाना चाहते थे। असली तो झगड़ा वहां था। अगर नेहरू का राग द्वेष नहीं होता शेख अब्दुल्ला और ये हरि सिंह के प्रति, तो कश्मीर में इतनी गड़बड़ नहीं हुई। आपकी जो पत्नी है, हाँ, वो तो प्रोफेसर थी जी। उन्होंने जिंदगी में जो कमाया आपने वो सब, वो उन्हीं का काम आया। हाँ, उन्हीं ने, माने मैंने जो भी कुछ खर्च किया उन्हीं का किया। हाँ, मैंने कभी कुछ कमाया नहीं, क्योंकि आपकी तो ना इंडस्ट्री थी ना मैंने कभी कोई इंडस्ट्री लगाई, ना कोई दुकान खोली, ना कभी नौकरी की, ना नौकरी के लिए अप्लाई किया, कभी कुछ नहीं किया। एक बार आप विधायक बने, वो भी छोड़ दी। हाँ, वो छोड़ दी, पर उसकी मुझे पेंशन मिलती है। अच्छा, मुझे नहीं पता था पेंशन मिलेगी, मैं तो छोड़ आया था। अच्छा, मुझे तो कई साल बाद एक अनिल सैनी यहाँ होते थे हमारे रेवाड़ी की, वो मुलाजिम थे, वो अब शायद गुड़गांव में रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप पेंशन क्यों नहीं लेते? अच्छा। अरे मैंने कहा मैं तो इस्तीफा दे आया, मेरे को किस बात की पेंशन? बोले नहीं, पेंशन तो आपकी बनती है। मैं बनती है तो दिला भाई। उन्होंने कोई एप्लीकेशन ली और 500 रुपए से पेंशन शुरू हुई थी। अच्छा। अब वो मुझे शायद 70-1,000 रुपए मिलते हैं महीने के। हाँ, तो लॉटरी निकल, हाँ, लॉटरी निकल गई ना। फिर मेरी वाइफ की भी डेथ सर्विस में हो गई थी रिटायरमेंट से पहले, तो उनकी भी पेंशन मुझे मिलती है। तो मेरे पास तो मेरी जरूरत से ज्यादा पैसा है। इतने तो जरूरत ही नहीं थी। नहीं, मेरे पास जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शाकाहारी व्यक्ति हूँ, दारू से मैं दूर रहता हूँ, तो कोई खर्चा ही नहीं है मेरा, कोई खर्चा नहीं है मेरा। बच्चे कमा रहे हैं, बच्चे अपने कमा रहे हैं, उनसे तो कुछ ले ही सकता हूँ, हालांकि लेता नहीं, उन्हें देने की स्थिति नहीं है, तो मेरे पास बहुत पैसा है। अच्छा, तो उन्होंने तो आपको टोका नहीं कि क्या कर रहे हो? नहीं, मेरी वाइफ तो मतलब वो तो एक गजब की ही महिला थी, और उनके साथ तो अन्याय हुआ इस शादी में ना। मैं कभी उनको समय देने की बात ही नहीं थी, समय दिया ही नहीं कभी रहे नहीं हम साथ, कभी साथ नहीं रहे। जब मैं विधायक था तब जरूर कमेटी की मीटिंग में जाते समय रुक जाता था थोड़ी देर के लिए, पर वो भी मतलब सुबह शाम को गए और सुबह चल दिए, इतना ही था बस। हाँ, लेकिन वो कभी नहीं। अच्छा, वो कमी रही। आपने तो उनके नाम पत्र भी नहीं लिखा, आपके नाम पत्र लिखा, वो पूरे रेवाड़ी के लिए लिखते थे आप। हाँ, आपके नाम तो जो पढ़ ले उसी के नाम था, जिसको मिल जाए उसी के नाम था, आपके नाम। उसकी भी एक कहानी है ना, इंडिया टुडे और हाँ, वो तो ये अरुण पुरी जो थे, ये इंडिया टुडे को रजिस्टर करा रहे थे उस समय, फरीदाबाद में होता था शायद RNA रजिस्ट्रेशन, मैं आपके नाम को करा रहा था। अच्छा। तो करा तो साथ ही साथ रहे थे। हाँ। और कोई कमी भी नहीं थी हम लोगों में, लेकिन मैं इसी क्षेत्र में आपके नाम को सीमित रखा, तो आपके नाम साप्ताहिक के रूप में यहाँ खूब चला, लोगों ने उसे खूब पढ़ा, उसने यहाँ जागृति भी पैदा की, लोगों में बोलने की, खड़े होने की हिम्मत भी पैदा की, और वो बिकता भी काफ़ी था, होकर उसे बेचा करते थे। अच्छा। वो अच्छा चला रहा आपके नाम। और इंडिया टुडे चूंकि वो तो बहुत बड़ा हो गया, ग्रुप ही हो गया पूरा, कि उनका कॉमर्शियल भी था, प्लस उनका विजन बड़ा था कि पूरे देश और दुनिया पे हमें चलाना है, मेरे को यहीं तक चलाना था, मैं तो इस क्षेत्र में ही रहा। लेकिन पता है, अहिरवाल में आप इकलौते ऐसे नेता हैं जिनको पूरे हरियाणा के लोग जानते हैं जी। आपका जो संघर्ष है वो भले ही रेवाड़ी क्षेत्र में रहा हो, लेकिन आपको जानते पूरे हरियाणा में है लोग। नहीं, एक्चुअली मेरा कार्य क्षेत्र तो अहिरवाल ही रहा, लेकिन मेरे मुद्दे हमेशा राष्ट्रीय रहे। मेरा रहा बेरोजगार सेना, हमने बनाई थी 1980 में बेरोजगार सेना। हाँ, और उसका ध्येय ये था कि रोजगार के अधिकार को संविधान का मौलिक अधिकार बनाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो वयस्क हो जाएगा लड़का या लड़की, उसको रोजगार देना सरकार का दायित्व होगा। अगर नहीं दे सकेगी तो उसको मुआवजे के रूप में मासिक माहवार कुछ दिया जाएगा। अच्छा। ये इसका मतलब। तो बेरोजगार सेना हमने बनाई थी, उसमें भी जो मुद्दे उठाए थे कि भाई जो रोजगार हरियाणा में पैदा हो रहा है, खासकर अहिरवाल में पिछड़े क्षेत्र को विकास करने के नाम पर, उसमें 80% रोजगार हमें दो, स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन ये सारे लोग मेरे खिलाफ खड़े रहते थे, जो आज मंत्री बने हुए हैं, इनके बाप दादा या ये। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब राजनीति में सक्रिय हुए तब वो राव वीरेंद्र सिंह जी का दौर था, मतलब उस समय राव वीरेंद्र सिंह जी सक्रिय थे, और आप जब राजनीति में फिर आपने उनके बेटे देखे, राव इंद्रजीत सिंह देखे होंगे,
तो ये आप कुछ भी कहिए, ये सच्चाई है कि अहिरवाल हमेशा उनके साथ रहा है। तो क्या कारण मानते हैं कि आप जो राव साहब का परिवार है, अहिरवाल उनसे बाहर नहीं जा पाया आज तक? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि मेरा इस्तीफा विधानसभा से, वो उस तरह से गलती माना जाएगा। अच्छा। उस समय सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे और हम चाहते शांति से चलते तो आराम से यहाँ पर इनको डेडलाइन लगा सकते थे। अच्छा। सबसे बड़ा तो वो गलत फैसला हुआ उस दृष्टि से। लेकिन अगर मेरी वजह से 10 दे देते रघु यादव, एक की वजह 10 दे देते तो बात बदल जाती। किसी ने नहीं दिया, वो नहीं हुआ। आपकी गलती को तो ऐसे ही याद किया जाता है कि रघु यादव जी ने इस्तीफा दिया था, दोबारा कभी उसी से कप्तान बन गया, उसी से वो कैसा कहते हैं। हाँ। पर ये उसमें मानना पड़ेगा कि अगर उस समय 10 रघु यादव नहीं बनाए थे, उस वजह से ये लोग वापस आ गए। दूसरा ये कारण रहा कि हमेशा ये लोग उस गठबंधन या उस पार्टी के टिकट लिए रहे जो विजय की स्थिति में होती थी। अच्छा, शुरू से ऐसा चल? शुरू से ऐसा रहा इनका। पर इन्होंने यूनिस्ट पार्टी के साथ तो तालमेल नहीं बैठाया था। यूनिस्ट पार्टी के तो खिलाफ थे राव बलबीर सिंह, जो इनके वीरेंद्र सिंह को जिसने गोद लिया था। अच्छा। एक्चुअली तुलाराम नसीबपुर की लड़ाई में लड़े थे। अच्छा। अब उसमें छोटी बड़ी बातें कितनी भी कर लो, पर तुलाराम लड़े थे नसीबपुर में, इसीलिए मैंने उनकी छुट्टी भी फिर से बहाल कराई जो कैंसिल हो गई थी। आपने कराई? हाँ बिल्कुल। बंसीलाल जी ने शहीदी दिवस का अवकाश रद्द कर दिया था। अच्छा। और वो अहिर कॉलेज के प्रांगण में वीरेंद्र सिंह की मौजूदगी में कह गए थे कि तुलाराम तो गद्दार था, इसने तो माफी मांगी थी। बंसीलाल बिल्कुल इनके मुंह पे कह गए थे कि बंसीलाल पे मुंह फड़ा आदमी थे, यहाँ क्या कहते। और 86 में कैंसिल करी। तब ये बाप बेटे दोनों के दोनों, वीरेंद्र सिंह दिल्ली में और ये इंद्रजीत हरियाणा में बैठे थे, मंत्री थे, सरकारों में थे, बोले नहीं। उस समय भी सड़क पे विरोध हमने किया। अच्छा। हाँ, फिर 87 में जब हमारे खिलाफ आंदोलन चला। हाँ बिल्कुल, हमने उसका विरोध किया, आंदोलन चलाया। फिर 87 में जब मैं MLA बना, तब विधानसभा में इस बात को उठाया और ना केवल अपनी सरकार से छुट्टी फिर से बहाल कराई जो 23 सितंबर को होती है हरियाणा में, बल्कि तुलाराम, शहीद तुलाराम की एक मूर्ति नाईवाली चौक पर स्थापित करवाई। अच्छा। ये हरियाणा में, हरियाणा सरकार ने देवीलाल जी के समय ये मूर्ति लगाई है। इन्होंने तो कभी कुमार से छिपवा करके मिट्टी की भी नहीं लगाई। और छुट्टी, जब इनका अपमान हुआ, छुट्टी कैंसिल हुई, तुलाराम के बारे में कुछ भी कहा गया, तब भी ये लोग नहीं बोले, क्योंकि ये गोद पर गोद आए हुए हैं, तुलाराम का खून नहीं। अच्छा, एक बार थोड़ा समझाइए। आपने किताब भी लिखी शायद इस पे? नहीं, किताब नहीं, अखबारों में लिखा होगा। क्या ये पारिवारिक? तुलाराम का तो मैंने बता दिया कि वो अंग्रेजों से लड़े थे। ठीक है। पर बेटा नहीं था। तो जब चलते हैं तो तुलाराम जी के बेटे कौन थे? तुलाराम जी के बेटा नहीं था ना, उनके लड़कियां थी। उनकी लड़कियां थी। तो तुलाराम जी की वो नहीं लड़कियां, तो नहीं, उनके गोद जो आते रहे, ये डबल गोद है। पहले तो तुलाराम ने गोद लिया था किसी और को, वो थे जो गोद आए थे, उन्होंने फिर बलबीर सिंह को गोद लिया था। अच्छा। नहीं सॉरी, बलबीर सिंह को गोद लिया था, राय बहादुर बलबीर सिंह को जी, जिन्होंने जरूरत पर अंग्रेजी फौज में चांदी का एक सिक्का मिलता था एक सिपाही भर्ती कराने पे, वो पुरस्कार लेते हुए भर्ती कराए थे लोग। अच्छा। तो राय बहादुर कहलाते थे वो, राय बहादुर बलबीर सिंह। और उनके भी बच्चा नहीं, उनके भी कोई लड़का नहीं वो। अच्छा। तो उन्होंने नांगल पठाने के वीरेंद्र सिंह को गोद लिया था। अच्छा। और इस गोद में भी गड़बड़ थी, वो लेना किसी और को चाहते थे और पेल दिया गया ये, क्योंकि वीरेंद्र सिंह के जो असली पिताजी थे वो बहाल सिंह एक वकील हुआ करते थे। अच्छा। हेरा फेरी करके वीरेंद्र सिंह को गोद कर दिया था। तो यानी गोद पर गोद आए तुलाराम के। तुलाराम के गोद आए बलबीर सिंह, कप्तान बलबीर सिंह कह दो या राय बहादुर बलबीर सिंह कह दो, वो आए थे गोद। उनके गोद वीरेंद्र सिंह आया। अच्छा। तो गोद पर गोद हुए। तो इन्होंने उस गौशाला का या जो संपत्तियां मिली थी अहिर स्कूल का, उनका भी सब दिया बाचा कर लिया, खा पी गए, बुरा हाल कर दिया। और उनकी औलाद ये है, ये भी अब जो कॉलोनी, जो इनको जमीन नहीं मिल गई, क्योंकि इनकी खुद की पुश्तैनी जमीन तो नांगल पठाने गांव में 2-2.5 एकड़ भी नहीं होगी। ये सारी जमीन इनको गोद पर गोद आने की वजह से मिली हुई है। उन जमीनों में भी कॉलोनाइजर को बैठा बुला करके खुलवा रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। अच्छा, आप जब इतनी सारी तीखी बातें करते हैं एक इनके परिवार के खिलाफ, तो आपको कोई खतरा वतरा महसूस नहीं हुआ कभी? नहीं, खतरा की तो कोई बात ही नहीं है। खतरा क्या है? किसी ने जो भी आया उसने जाना है। जो रघु चुप रहना, तो वो तो मुझे पता है, मैं जाना है, उसमें क्या है, वो आई डोंट केयर फॉर इट। नहीं बोला किसी? नहीं, कभी कोई खतरा, मेरे को बोलते रहते हैं कि करते हैं, कभी किसी ने कुछ किया नहीं। अच्छा। और कर भी नहीं सकते।
और करें तो मुझे कोई चिंता नहीं है। आपने वैसे जिंदगी में कोई आदमी मतलब संवारा भी है कभी? अब फिजिकली आपको किसी को पीटना पड़ा है कभी जिंदगी में? नहीं, कोई अब आ गया तो थका जैसे थोड़ा बहुत कर दिया तो कर दिया, बाकी बोलते नहीं से पीटा नहीं आपने कोई? नहीं, किसी के लग भी गई होगी, अब खाम खा के कोई करता होगा तो कर दिया होगा। अच्छा। और वैसे व्यक्ति उससे नहीं मारा। अच्छा। ये झगड़े में नहीं मारा किसी को। अच्छा, आपका कोई झगड़े से नहीं मारा, लेकिन कोई खाम खा उपद्रव कर रहा है। हाँ। हमारी पंचायत में, हमारी मीटिंग में या किसी और सभा सम्मेलन में, तो उसको मैंने हड़का दिया। वो कोई दिक्कत नहीं। देखो, फिर भी मैं ये कहूँगा कि राव साहब का जो परिवार है जी, अहिरवाल तो साथ उनके है। आप मतलब आपकी जो कोशिशें हैं वो रंग नहीं ला पाई। नहीं, अहिरवाल उनके साथ है और वो अहिरवाल के साथ हैं। हाँ। उसी वजह से दुर्दशा है, वरना और यहाँ पर विकास तेजी से होता और अच्छा होता। क्या और अब परिवर्तन भी है। ये लोग, इनका भी व्यवहार बदला है। पहले ये विकास की और लोगों से मिलने की बात ही नहीं करते थे, पर हमारे संघर्ष का ये परिणाम हुआ। अच्छा, आप कभी गए हैं उधर रामपुरा हाउस में? नहीं, मैं रामपुरा हाउस में गया आज तक कभी नहीं? नहीं, मैं कभी नहीं, रामपुरा हाउस नहीं गया। इंद्रजीत से जरूर मेरी 1-2 मुलाकात हुई है। अच्छा, कैसे? राव वीरेंद्र सिंह से नहीं हुई। कैसी मुलाकातें थी वो इंद्रजीत जी से? वो राजनीतिक जोड़ तोड़ की थी, चुनाव की। अच्छा। हाँ, हुई है जोड़ तोड़ थी। वो एक बार मेरा साथ चाहते थे लोकसभा चुनाव में, तब वो खुद भी आना चाहते थे, पर मैंने कहा नहीं, मैं ही मिल लेता हूँ, तुम तो चुनाव लड़ रहे हो, बिजी हो, चलता हूँ। तो मैं गुड़गांव जाके मिल आया था। लेकिन वो कोई बात पे कोई टिकता थोड़ी कोई भी। चुनाव जीतने के बाद फिर उसने बात। अच्छा, मतलब आपने साथ दिया उनका? हाँ, एक चुनाव में साथ दिया था। अच्छा। वो हमारी बात हुई थी कि भाई मैं इनका साथ दूंगा, आगे मिलके चलेंगे सब लोग। चुनाव जीत गया। जीतने के बाद फिर उसने संपर्क नहीं किया। मैं क्यों करता संपर्क, मैं उसके बाप के साथ कहूँ। उसने किया नहीं, मैंने भी नहीं किया था। अच्छा, राव साहब से जो वीरेंद्र सिंह जी थे उनसे कोई मुलाकात? वीरेंद्र सिंह जी से कोई मुलाकात नहीं हुई, हालांकि उन्होंने मुझे पत्र लिखा था एक बार। पत्र लिखा? हाँ, पत्र लिखा था वीरेंद्र सिंह जी ने। मैंने जब 9 अगस्त को 1987 में विधानसभा में भाषण दिया था और इस इलाके की शहादत का जिक्र करके ये छुट्टी बहाल कराई थी, उस समय वीरेंद्र सिंह जी ने मुझे एक लेटर लिखा था कि मुझे गर्व है कि आप जैसा व्यक्ति आज हरियाणा विधानसभा के अंदर बैठा हुआ है। अच्छा। और जो इस क्षेत्र की सच्चाई को वहाँ स्पष्ट रूप से उजागर। अगर आप 1-2 बार और जीतते तो पॉसिबिलिटी थी कि आप अहिरवाल नहीं, अगर मैं इस्तीफा नहीं देता और राजीव और 2 आप कुछ भी कह सकते हैं, अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो कभी हारने का सवाल ही नहीं था। अगर मैं इस्तीफा दे भी दिया था, राजीव गांधी मुझे लोकसभा की टिकट दे देते 89 में या 91 में 2 बार। 89 में उन्होंने नहीं दिया वादा करके, 91 में यहाँ से 10-5 हज़ार लोग भी गए कांग्रेस ऑफिस में। वहाँ राजीव गांधी ने उन लोगों के बीच में कहा कि अब जो युद्ध होने वाला है उसमें रघु यादव और जाखड़ तो लड़ेंगे। अच्छा। मैं, राजीव गांधी, जाखड़ एक ही मंच पे थे हम तीनों। बलराम जाखड़। हाँ, बलराम जी जाखड़। तो राजीव गांधी ने उनके सब लोगों के सामने कहा था अग्रवाल के, फिर टिकट नहीं थी। तो अगर राजीव गांधी मुझे टिकट देते थे 89 या 91 में, तो ये कोई बात ही नहीं, रामपुरा कुछ नहीं था। अच्छा। फिर यहाँ पर सारे आम आदमी ही जीतते और उन्हीं को टिकट मिलता। तो क्या रेवाड़ी में इटरनली मतलब ये अब भी चलता है कि राव साहब और यादव कहलाना? मतलब नहीं, ऐसा नहीं। अब तो राव को लोग भूल गए कि भाई राव क्या, अब तो राव को सामान्य मान लिया है। जैसे यादव लिखते हैं वैसे राव मान लिया है। मैं तो शुरुआत की बात कर रहा हूँ कि भाव ये था। नहीं, हमारे एक अंकल हैं, उनको मैं जैसे उनको कोई राव साहब कहता है तो खुश होते हैं। जब चौधरी को कोई बोले जाट और कोई बोले चौधरी साहब तो चौधरी खुश हो जाता है। चाहे वो उसके बाद जमीन हो या ना हो। ऐसे ही राव साहब का भी है। तो राव साहब अब हमारे यहाँ वो बात नहीं रही जो शुरुआत में थी। ये टाइटल तो जैसे उस समय शुरू हुआ था, वो मैं जो कह रहा था, अब तो इसको सामान्य भाषा में ले लिया है। राव को लिखने लग गए लोग, राव लिख देते हैं, चाव में भी बोल देते हैं, राव रघु राव भी बोल देते हैं। खैर मुझे तो आज तक किसी ने बोला नहीं है। अच्छा। पर आम आदमी भी बोल देता है। बोले तो आप तो गुस्सा हो जाओगे? नहीं, गुस्सा नहीं, किसने गुस्सा हो जाना है। वो जो बोल रहा है वो बेचारा किस भावना से बोल रहा है, वो तो आदर के रूप में बोल रहा है ना। इसलिए जो राव कहते हैं उनसे मुझे कोई वो नहीं है, गुस्सा नहीं है। अब अच्छा, जैसे मैंने एक चीज नोट की इसमें राजनीति की बातों में रघु जी, कि जो राव साहब का परिवार है जी, हर दौर में एक न एक एंटी आदमी तो यहाँ खड़ा मिला है। एंटी, उनको चुनौती देने वाला कोई ना कोई आदमी हर दौर में आया है। जैसे राव बंसी सिंह उनके खिलाफ रहे और फिर आप आगे उस दौर में
फिर आजकल मैं सुन रहा हूँ कि ये जो अटेली से विधायक है नांगल चौधरी से, अभय सिंह जी, अभय सिंह जी जैसे एक चुनौती के रूप में, अभय सिंह जी बढ़िया आदमी है। हाँ, तो वो जीतते भी हैं और वहाँ पे अभी जीते हैं। हाँ, पिछली बार भी जीते थे। हाँ, तो कोई ना कोई तो मतलब ऐसा राव वर्सेस यादव ऐसा कुछ चलता तो है हिरवाल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग की जो ये समझते हैं कि इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, कि अगर सब लोग हमारे साथ आ गए तो हमारी बात जो है खुल जाएगी। इसलिए दूरी बना करके अपनी सीट को 2 इंच ऊंचा करके चलने वाले लोग हैं। इसलिए जो लोग थोड़ा सा, नहीं वो तो राजा है ना, राजा का है कि कोई राजा नहीं है, कोई राजा नहीं, ये तो थे भी नहीं सच में। ये कोई रेवाड़ी कोई रियासत नहीं थी, या कोई राजा वाजा नहीं थे। ये तो जैसे जागीरदार नहीं होते 10-5 गाँव का भी तू संभाल ले, वो थे। राव तुलाराम जी तो बड़े आदमी थे जी। राव तुलाराम अपनी लड़ाई की वजह से बड़ा था, अपनी रियासत की वजह से बड़ा नहीं था। छोटी सी रियासत थी, कोई उस रियासत के हिसाब से कोई गणना नहीं थी उसकी। अच्छा, आप तो जैसे देवीलाल जी से तो अच्छा रहा। देवीलाल जी से खूब अच्छा रहा। देवीलाल जी की कोई एक अच्छी बात याद कर पाओ तो आप? देवीलाल जी की सारी बातें अच्छी थी। देवीलाल जी की तो सारी बातें अच्छी थी, बड़े मिलनसार, लोगों के बीच जाने वाले, लोगों को समझने वाले, वो तो एक अलग ही व्यक्ति थे। अच्छा, चौटाला साहब की? चौटाला भी दोस्तों का दोस्त है, बड़ा अच्छा, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, क्या जी। लेकिन बस वो कुटिल चालें चल जाते भी। अभी लास्ट बार कब मुलाकात हुई उनसे? लास्ट बार तो पता नहीं, किसी शादी ब्याह में हम मिले थे। अच्छा, मौर्य होटल में। अच्छा, चौधरी बंसीलाल से भी मुलाकात हुई? चौधरी बंसीलाल से मेरी मुलाकात नहीं हुई, पर हम दोनों 2 बार मंच पे साथ साथ रहे। अच्छा, एक बार तो जाखड़ के मंच पर, नीम का थाना और चोमू वगैरह में, 3 मंच पे मैं और बंसीलाल जी साथ थे और बोले भी साथ साथ। अच्छा, और वो जाखड़ जी का चुनाव था बलराम का, और एक बार हम रोहतक में साथ थे। अच्छा, और हर बार बंसीलाल ने मुझ पर कटाक्ष करना चाहा और मैंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, हर बार। लेकिन उनको तो हरियाणा का विकास पुरुष भी कहते हैं लोग। नहीं, हर व्यक्ति जो रहता है तो कुछ अच्छे काम भी करता है। बंसीलाल ने सड़क बनाने का, नहरों को लाने का, वो सब काम किए, उससे कोई इनकार थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर वो पक्षपात करते थे, वही तो झगड़ा था। मेरा झगड़ा सरकारी नियुक्तियों का थोड़ी है। मेरा झगड़ा ये कि सरकारी नियुक्तियों में जाति, क्षेत्र और रिश्वत के नाम पर भेदभाव ना करें। अच्छा, जैसे अब चौटाला को जो सजा हुई है कोर्ट से 10 साल की हुई ना, नौकरियों की वजह से हुई। क्या था? यही तो था कि तूने जो है मेरिट लिस्ट को बदल दिया। इससे बड़ा आरोप किसी पे क्या हो सकता है कि तू बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर ये तो हर दौर में होता है नौकरी। हाँ, तो अब हर दौर में होता है, तो इनके दौर में बंद होना चाहिए था ना। बंसीलाल जी के दौर से शुरू हुआ था ये। अभी ये कह रहे हैं कि हमने बंद कर दिया है इसलिए। हाँ, मनोहर लाल सरकार में, खट्टर की में, मुझे लगता है कि ये बंद सा है। कहीं होता होगा तो पता नहीं, पर आम शिकायत नहीं है। हमारे यहाँ लोग महसूस करते हैं कि इस राज में, खट्टर जी के राज में, मनोहर लाल के राज में, ये नौकरियों में जो लूटपाट होती थी, ये जो पक्षपात होता था जाति, क्षेत्र और पैसे के आधार पर, वो नहीं है। कम है। ऐसा नहीं है, कम है या नहीं है। जो आम आदमी से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि इसमें नहीं है। एक नियुक्ति हो, एक ये तबादलों में भी ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। हमारे समय तो काम ही नहीं करने देते थे। सारे मास्टर, सारे सरकारी कर्मचारी घर में आ जाते थे सुबह 5 बजे, रात तक छोड़ते नहीं थे पीछा, मेरा यहाँ करवा दो, मेरा वहाँ करवा दो। अब खट्टर जी के राज में जो भी कुछ किया मुझे ज़्यादा पता नहीं। कभी आप खट्टर साहब से? खट्टर से मैं मिला हूँ रोहतक में, इनके ऑफिस में। अच्छा, हाँ, ये अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। कब की बात है? तो पुरानी बात है ये, जब ये कुछ नहीं थे। नहीं, आरएसएस के प्रचारक वगैरह होंगे। ये अपना तहमत बांध के और वो बनियान पहन के बैठे हुए थे। अच्छा, मूछ थी इनकी पूरी। वो सब मिला था मैं। अच्छा, हाँ, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या बात थी, कोई बात थी शायद, कोई नहीं होगी सब बात उसमें। वो तो वहाँ मीटिंग होनी थी, वहाँ वो एक लड़का था ना वहाँ का, मनीष ग्रोवर, वो तो एमएलए है, वो पिछली बार एमएलए थे। अच्छा, एमएलए थे, तो वो मनीष ग्रोवर उसमें था। तो हाँ, वहाँ लड़के थे वो। तो मनीष ग्रोवर ने वो मीटिंग रखी थी वहाँ पर। अच्छा, उसमें मैं गया था। तो उसमें खट्टर जी बैठे हुए थे। हालांकि खट्टर मीटिंग में शामिल नहीं थे शायद। तब खट्टर जी से मुलाकात हुई थी। तब मुझे बताया गया था कि ये आरएसएस के बड़े पदाधिकारी हैं और काफ़ी बड़े क्षेत्र को संभालते हैं। अच्छा, तो आपको ये तो कल्पना भी नहीं की होगी वो बंदा तो चीफ मिनिस्टर बनेगा हरियाणा का, और वो भी
हाँ, ये तो कभी सोचा नहीं था, क्योंकि लगता था कि आरएसएस से हैं तो यही नहीं लगता था कि चुनाव लड़ेंगे। सीएम बनने की तो बात ही छोड़ी, जब इनका नाम हुआ तो मालूम तो पड़ गया कि वही मनोहर लाल, बनियान वाले मनोहर लाल। हाँ, काशीराम में मुझे ऐसे मिले थे, तहमत बांध रखा था और बनियान पहन रखी थी और अपने गैरेज में बैठे हुए थे। अच्छा। गैरेज को उन्होंने सिटिंग बना रखा था। काशीराम जी भी ऐसे मिले थे, नॉर्मल आदमी। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही रहे वो सदा मेरे साथ। तो अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 68। 68। और एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ कितने साल की रही? एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ तो अब भी है, कोई टिकट दे तो। अच्छा, मतलब है हाँ, कोई आंदोलन करे, कोई मुद्दे पे आंदोलन, अभी जैसे हमारे अहिर रेजिमेंट का आंदोलन चल रहा है। हाँ। तो उसमें मैं गया बिना बुलाए। अच्छा। उस आंदोलन को समर्थन दिया, वहाँ बोला भी मैं। अब कोई नहर के पानी पर हरियाणा में, देश में कहीं भी कुछ करेगा तो मैं तो उसमें रहूंगा। एक एक्सरसाइज करते हैं अभी, जैसे क्यों होनी चाहिए अहिर रेजिमेंट? अहिर रेजिमेंट की स्थापना क्यों होनी चाहिए, आप इस पे मुझे बताइए। हाँ, मैं एक बात कहता हूँ, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में रेजिमेंटों का गठन किया था जी, कि जो वर्तमान सेना है इसका गठन अंग्रेजों ने किया था जी। तो अंग्रेजों को पता था कि ये हिंदुस्तानी जो लोग हैं ये तुम्हारे लिए कुर्बानी नहीं देंगे, क्योंकि अंग्रेजों के लिए लड़ना, अंग्रेजों के लिए मरना, इनके लिए क्यों लड़े भाई? हाँ, क्यों लड़े? अंग्रेजों के लिए विदेशी हैं। तो इन्होंने हिंदुस्तानियों को पूरी तरह से लड़ने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार करने के लिए उनका अपनी फौज का गठन जातिगत आधार पर किया। मराठा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, वो महार। तो ये उन्होंने ऐसे किया। डोगरा रेजिमेंट कि भाई सवाल तो गोरखा की इज्जत का है, हाँ। सवाल जाट की आन का है, सवाल सरदार की, वो ताकि वो उस भावना में भड़क करके लड़ पड़े और लड़के वो कुर्बानी दे दे। अच्छा। तो अंग्रेजों का एक मकसद था, शाने थे ना वो, शाने थे। तो उन्होंने इसे, तो कायदे से तो ये था कि अगर आज़ादी के बाद हुक्मरानों की नीयत साफ होती तो वो भारतीय सेना से जातिगत रेजिमेंटों को खत्म कर देते और उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन लोगों के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों के नाम पर कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। शिवाजी के नाम पर, राणा प्रताप के नाम पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो राणा प्रताप को बेशक राजपूत कुछ भी कहें, लेकिन हम तो उनको भारतीय गौरव मानते हैं, शिवाजी को भी मानते हैं। तो ऐसे नाम पे रखते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, या और नाम रख देते कोई 1 2 3 4, लड़ते नहीं ना लोग। लेकिन जात, नहीं जात, अब तो देश के लिए लड़ेंगे ना। अब तो देश हमारा है, अब देश अंग्रेजों के तो गुलाम थोड़ी है। अब जरूरत नहीं है ना इस चीज की। तो अहिर रेजिमेंट खत्म किसने की? अहिर रेजिमेंट थी नहीं कभी, अंग्रेज क्यों बनाते? क्योंकि वही तो दिक्कत है। 57 में जो गदर हुआ था ना नसीबपुर में, उसने कुछ किया या ना किया, एक काम तो कर दिया कि अंग्रेजों को बायस कर दिया कि ये लोग कभी, ये हाँ, अहिर कभी संगठित हो गया हथियार के साथ तो तुम्हारे खिलाफ बगावत कर सकता है। अच्छा। ऐसी एक घटना हैदराबाद रेजिमेंट के साथ हो गई। हैदराबाद रेजिमेंट में अहिर होते थे, वहां हो गई थी बाहर सिंगापुर में। वहां पर भी एक टुकड़ी बगावत कर गई थी अंग्रेजों से। तो कुछ ऐसे उदाहरण थे अहिरों के कि ये बगावती हैं, ये तुम्हारे खिलाफ हमेशा मौका मिलते हथियार लेके खड़े हो जाते। तो अंग्रेजों ने नहीं किया। अच्छा, अहिर रेजिमेंट नाम की कोई चीज बनाई नहीं? नहीं, कभी नहीं बनी अहिर रेजिमेंट। अच्छा, हैदराबाद रेजिमेंट में हम लोग थे। अच्छा, अब हमारी डिमांड हो रही है कि अहिर रेजिमेंट? नहीं, हमारी डिमांड ये नहीं है। मैंने तो, मेरा सन 1983 में सुरेंद्र प्रताप सिंह एडिटर होते थे, कलकत्ता से निकलता था। एसपी सिंह। आज नहीं, रविवार। हाँ, रविवार और संडे 2 मैगजीन निकलती थी आनंद बाजार पत्रिका की। तो रविवार में मैं लिखा करता था। तो रविवार में मेरा एक लेख छपा था कि जातिगत रेजिमेंटों का अब सेना में औचित्य क्या है। अच्छा। उसमें मैंने ये लिखा था जातिगत रेजिमेंट खत्म की जाए, क्योंकि जहाँ जाति नहीं है, नेवी में, एयरफोर्स में या आर्मी के ही और सेक्टरों में, तो वहाँ कौन सी परफॉर्मेंस कम है। अब आप कह रहे हैं कि रेजिमेंट बननी चाहिए? नहीं, हम ये कहते हैं, अभी मेरी मांग तो यही है। मैंने यही कहा वहाँ पर भी, कहा जो मैं आंदोलन में किया था कि जातिगत रेजिमेंट खत्म होनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार किन्हीं भी कारणों से मजबूती नहीं दिखाती है, साहस नहीं दिखाती है और जातिगत रेजिमेंटों को नहीं तोड़ती है, तो फिर अहिरों की भी रेजिमेंट जोड़ दी जानी चाहिए। ये मांग थी और यही आज भी मांग है। तो यहाँ तो अब तो केंद्र में मंत्री हैं बहुत बड़े, अपने राव इंद्रजीत जी, काफी चलती बढ़ती है। तो वो बनवा नहीं सकते एक रेजिमेंट? इंद्रजीत भी है, भूपेंद्र सिंह भी है, वो तो और भी बड़े मंत्री, और अभी एक और सुधा भी बन गई है पार्लियामेंट्री। तो वही तो, अब इनका ये जब भी मंत्री बनते हैं तो इनका स्वागत सम्मान बहुत होता है कि भाई हमारा व्यक्ति जो है आज केंद्र में मंत्री है, आज हमारा व्यक्ति क्या भाजपा जो राष्ट्रीय पार्टी है और जिसका देश में राज है, उसके संसदीय दल के 10 लोगों में बैठा हुआ है। तो खूब सम्मान होता है, लोग उसके जलसे करते हैं, माला पहनाते हैं, इकट्ठे होते हैं।
लेकिन वो सम्मान तो तब फलित होगा जब ये लोग जो है अपने पदों का, अपनी स्थिति का फायदा उठा करके अहीर रेजिमेंट का भारतीय सेना में गठन करें या जातिगत रेजिमेंटों को तोड़वा दें। अन्यथा तो वही मिट्टी के मादो हैं। मंत्री बनने से इस क्षेत्र को क्या फायदा है? संसदीय बोर्ड का मेंबर बनने से क्या फायदा है? फायदा तो तब है ना जब आप ये जो आंदोलन चल रहा है उसको मूर्त रूप दें। आप इस स्थिति में हैं। अब 10 बीजेपी के लोग बैठते हैं, उसमें से एक हमारा बैठा हुआ है। हम बड़ी पार्लियामेंट 10 में से एक है। कितना बड़ा देश है। मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है, इंद्रजीत राज्य मंत्री है, उससे बड़ा मंत्री गडकरी जी को बाहर कर दिया उसमें। हाँ, गडकरी संसदीय बोर्ड से चले गए, वहां सुधा गई है जब गडकरी हटे। कितनी बड़ी चीज है। तो वहां वो तो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। मंत्रिमंडल भी एक बार कम हो सकता है, लेकिन संसदीय बोर्ड तो बहुत ऊपर है। अगर वहां सुधा पारित करवा देती है, उनको मना लेती है कि भाई या तो जातिगत रेजिमेंट तोड़ दीजिए या हीरो की भी जोड़ दीजिए, तो सुधा जी का स्वागत करने की बात होती है। उससे पहले तो कोई खास बात नहीं है। अच्छा रघु जी, अब 3-4 बातें बता दीजिए। बहुत मैंने मेरे ख्याल से आपको बहुत बुलवा दिया है। नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये जो पूछ ही लेता हूं मैं, जाटों और अहीरों में एक प्रेम तो नहीं कह सकते कोई हरियाणा में फिलहाल है। दोनों जातियां कृषि जातियां हैं, लेकिन दोनों को एंटी किसने किया एक दूसरे के? देखिए, छोटू राम जी थे, सर छोटू राम यूनियनिस्ट पार्टी में थे। उस समय अहीर सारा छोटू राम जी के साथ था। अच्छा, बिल्कुल। हमारा जो आम किसान था, कुछ लोगों को छोड़ दिए, युद्ध विरोध में कोई हो सकता है, सब छोटू राम जी के साथ थे। अच्छा, ये पूरा अहीर बिरादरी छोटू राम के साथ थी। अच्छा, खुद मैंने अपने फादर को, दादा को, सबको सुना है। बिल्कुल, छोटू राम का बहुत सम्मान था इस क्षेत्र में। अच्छा। किसानों में सम्मान था, उसको किसानों का मसीहा मानते थे। अच्छा जी। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं वो बात है, कुल मिला के अहीरों की नहीं, अहीर गैर जाट और जाट की बात भी है। अच्छा। क्योंकि अब राजनीति जो करते हैं ना, वो बड़े अच्छे लोग होते हैं। अब अगर कोई सीएम बन करके वो जाट है और वो 736 में से 700 जाट लगा लेगा, तो उसका संदेश क्या जाएगा? नेचुरली दूसरे लोग कहेंगे कि वे तो जाटवाद कर रहे हैं। हालांकि ये मतलब प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब से आरक्षण लागू हुआ है, ठीक है, उतना तो छोड़ना ही पड़ता है। नहीं, कन्फेड में ऐसा किया, रघुवीर कादियान था, कन्फेड में ऐसा किया उसने। तभी तो आपके इस्तीफे को ये कहा जाता है ना कि आपने रघुवीर कादियान के उससे परेशान होकर दिया। नहीं, रघुवीर कादियान से क्या परेशानी, उससे क्या परेशानी मेरी? वो तो एक देवीलाल का मंत्री तो था ही, और क्या था? रघुवीर कादियान से कोई परेशानी नहीं थी। रघुवीर कादियान जो कर रहा था उससे परेशानी थी। उससे परेशानी थी। अच्छा, मतलब आप ऐसे ही वो वीरेंद्र सिंह था नारनौद वाला, उससे परेशानी थी मुझे। वो बिजली था ना, बिजली था, उसका भी यही चक्कर था। ये चक्कर थे सारे। मेरा देवीलाल से तो कोई डायरेक्ट था ही नहीं। अच्छा। देवीलाल तो मुझे मंत्री वगैरह सब कुछ। यादवों और जाटों में ये जो फ्रैक्शन आप दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, अब आप इसको मानते हो कि ये 35 बनाम 1 का मामला बना दिया गया? हाँ, 35 बनाम 1 को कर दे, ऐसा भी किया है। ऐसा मतलब जाटों के खिलाफ खड़ी कर दी, जाटों के खिलाफ है, जाट को। लेकिन ऐसा बात एक है, जाट दबंग कौम है, मेहनती कौम है, मुंहफट कौम है, और कुल मिलाकर के बड़े ईमानदार लोग हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उनसे किसी भी किसान बिरादरी का कोई विरोध होना नहीं चाहिए। अच्छा। और मुझे लगता है कि अगर इसको जाट नेतृत्व भी इस बात पे सोचे, तो फिर दूसरे लोग भी सोचेंगे। अच्छा रघु जी, दुराव नहीं होना चाहिए। जैसे आपने जिंदगी भर चुनाव लड़े जी, आप हारते गए, फिर भी लड़ते रहे जी जी, एक बार जीते, फिर वो भी छोड़ दिया जी जी। और हमेशा कहा जाता है राजनीति में कि जो आदमी चुनाव लड़ता है ना, नेता तो वही है जी। हार जीत मायने नहीं रखती। लेकिन आजकल तो उसी से मानते हैं नेता बड़ा कि वो 6 बार जीत गया, 5 बार जीत गया, आगे हो सकता है उसको उसके इलाके से बाहर लोग जानते ही ना। तो अभी जो हरियाणा में राजनीति बहुत पसंद करते हैं, तो जो यूथ राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए क्या रघु यादव एक रोल मॉडल हो सकता है? देखिए, पहली बात, मैंने जीतने हारने के लिए चुनाव लड़ा ही नहीं कभी। अच्छा। कभी भी नहीं लड़ा। उन परिस्थितियों में भी लड़ा जब मुझे पता था कि हार के अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा, वो पता होता है पता था कि हार रहे हैं, लड़ते थे, और पूरी ईमानदारी से, पूरा पसीना, पूरा जो भी अपने पास सारी शक्ति लगा करके, पूरा समझ लो। तो क्यों मैं ऐसे करता था, जैसे कि बचपन में हम खेला करते थे, कबड्डी भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे,
और टीम भी होती थी, वॉलीबॉल में भी होती थी। कभी हम हार जाते थे, किसी दिन हम जीत जाते थे। हार जाते थे तो उस समय क्षणिक थोड़ा लगता था कि यार हम हार गए, क्योंकि अव्वल जब खेल खेल रहे हैं तो जीतना तो सभी चाहते हैं। तो बस वो मैदान में जब तक रहते थे तब तक लगता था कि हम हार गए। मैदान से जैसे ही घर की ओर रवाना होते थे तो ध्यान ही नहीं रहता था कि क्या हुआ। अगले रोज पूछो तो बस यही होता कि हम 3 बजे खेलना शुरू हुआ तो रात तक खेलते रहे, यही ध्यान रहता था। वही भावना मेरी इसमें रही कि चुनाव को मैं जनता से संवाद का, संपर्क का एक बहुत बड़ा उत्सव मानता था। अच्छा, वही मेला है ये तो। हाँ, मेला है, इसमें लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, वही भावना रही। तो हार का कोई फर्क ही नहीं पड़ा कभी। मैं तो जीत के भी ऐसे सोया, हार के भी ऐसे सोया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और अब भी मौका लगते ही फिर लड़ेंगे, फिर मिलेंगे लोगों से, नई पीढ़ी से बात करेंगे। तो मेरे को खेल है ये, हार जीत का कोई लेना देना। जीत तो अगर मैं जीतता तो लोगों को फायदा होता, हारने से मुझे कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे पास तो दाल रोटी और छप्पड़ सब कुछ है, तो दिक्कत ही नहीं। मुझे किस लिए MLA बन जाऊं, MP बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं तो 100 परेशानी मुझे हो जाए। किसी का तबादला करो, किसी के थाना के फ़ोन करो, विधानसभा की तैयारी करो, बोलो। अब कोई तैयारी, मैं मस्त हूँ, मन में आता है जो पढ़ता हूँ, मन में आता है जो लिखता हूँ। अब तो मेरा आनंद ही नहीं है, जीवन में आनंद ही अब मिला है। आनंद है, जीवन आनंद है, बहुत मौज है। क्या जी? अच्छा, जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, यूथ, उनको रघु यादव आपके नाम अगर लिखना चाहे कुछ, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मेरे हरिभूमि टीवी के माध्यम से, धर्मेंद्र कवारी के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे जो नए लोग आ रहे हैं राजनीति में? बस खेल के रूप में लीजिए राजनीति को भी, व्यवसाय के रूप में नहीं। और हार जीत पे ज्यादा जीतने के लिए ही आइए। चुनाव बहुत महंगे हो गए रघु जी, चुनाव बहुत महंगे हो गए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि महंगे चुनाव अगर आप महंगाई से लड़ेंगे, पैसे के बल पे लड़ेंगे, तो कभी जो स्थापित लोग उनको नहीं हरा पाएंगे। अच्छा, क्यों? उन्होंने अथाह कर लिया है। उस दौड़ में वो आपको कभी टिकने ही नहीं देंगे। तो कैसे हराया जा सकता है उनको? आप हराइए आम आदमी के रूप में। अच्छा। सीधा जनता से संपर्क, अपने संघर्ष, अपने मुद्दों के रूप में। अगर नए लोग आना चाहते हैं तो वो ये मान लें कि उन्हें साधन के बल पे नहीं लड़ना है, उन्हें पैसे के बल पे नहीं लड़ना है, समाधान के लिए संघर्ष भी करना है। वो पहचान बननी चाहिए और उसी पे उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो साधन और पैसे के बल पे उनका मुकाबला करना चाहेंगे तो फिर उनको घर ही बैठना ठीक है। अच्छा, नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपार हो गया उनके पास। तो थके नहीं क्या आप? इतना थकान किसकी है? कोई थकान किस बात की? मुझे थकान होती नहीं। मैं आपके आने से पहले 5 किलोमीटर घूम चुका हूँ। अच्छा, मैं 10 किलोमीटर तो कम से कम रोज घूमता ही हूँ। आपको नहीं लगता कि आपको पूरे हरियाणा में एक बार निकलना चाहिए? निकलना तो चाहिए, पर निकलने के लिए कोई 4 आदमी तो चाहिए ना। नहीं, आप और मैं चलते हैं दोनों। हाँ, तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल। हाँ, निश्चित। अब मेरी आल्टो में आइए। हाँ, हम दोनों हर हल्के में संवाद करते हुए चलते। बिल्कुल। और हर हल्के में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हम साथ चलें पहले, वो नहीं तो उनके पिता। मुझे तो कोई चुनाव लड़ना नहीं है, मुझे तो जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ना है। और मुझे भी लड़ना है, चुनाव तो लड़ना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से अवेलेबल होगा वहां से लड़ लेंगे। क्या जी? लोगों से संपर्क करना है, इसी का एक हिस्सा रहेगा मेरा चुनाव भी इसी संपर्क का हिस्सा रहेगा। रघु जी, आप है ना मस्त आदमी। हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, आनंद है, जीवन आनंद है। अच्छा, मेरे को अच्छा परिवार मिला, अच्छी पत्नी मिली, अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है। तो आप जब मैंने आपको कॉल किया जी, तो आप क्या सोच रहे थे? कोई आएगा क्या? एक थोड़ा सा संपर्क तो ऐसे मन में तो कल्पना होती है ना? नहीं, मैंने किस तरह के इंटरव्यू के बारे में? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं। दरअसल में कोविड जब से शुरू हुआ तब से मैंने लोगों से मिलना छोड़ दिया। अच्छा। और तब वो ना मिलना जारी है, वो ना मिलना जारी है अभी तक। तो मैं किसी से मिलता नहीं हूँ। लोग संपर्क करना चाहते हैं, फोन करते हैं, आ जाते हैं, तो मैं उनको अवॉइड ही करता हूँ। मैं अकेला ही रहता हूँ मस्ती में। अच्छा, आपने जब फोन किया तो मैंने कहा चलो इस बहाने से एक संवाद हो जाए। दोस्तों, कैमरे की बैटरी ड्राई हो गई है। इतनी बातें की है रघु यादव जी से, और मुझे लगता है कि आप पर महीने 2 महीने में बैठ ही लेना चाहिए। बिल्कुल, स्वागत है आपका। क्योंकि जो आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ रखा है वो कमी सी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, आपसे बातचीत करने का मतलब ही है कि एक व्यापक बता दे दर्शक वर्ग से बात। रघु यादव अभी जिंदा है। रघु यादव तो जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। क्या जी? ये शरीर आया चला जाएगा। दोस्तों, रघु यादव अभी जिंदा है और बहुत मस्त है और बहुत फिट है। और अब तक के जितने पॉलिटिकल इंटरव्यू मैंने किए हैं दोस्तों, सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, बहुत आनंद आया है मुझे इसमें। और मेरे ये जब तक हम रहेंगे तब तक हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। और अगली कड़ी में मैं इनका ये लास्ट इंटरव्यू नहीं कहूँगा,
हम मिला करेंगे और मैं 4 लाइन बोल के खत्म करूं। जी बताइए जी। कल जिस ठोर खड़ी थी दुनिया, आज नहीं उस ठाव है। कल जिस ठोर खड़ी थी दुनिया, आज नहीं उस ठाव है जी। जिस आंगन थी धूप सुबह, उस आंगन अब छांव है। प्रतिपल नूतन जन्म यहाँ पर, प्रतिपल नूतन मृत्यु है। देख आंख मलते मलते ही बदल गया सब गांव है। तो बदलता रहता है। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों। रघु यादव जी से कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, रघु यादव जी से उसका जवाब देंगे। हमारी अगली मुलाकात भी जरूर होगी। जब भी मैं रेवाड़ी आऊंगा रघु यादव जी के पास चाय पीने जरूर आया करूंगा, ऐसी एक दिलचस्प बात रिकॉर्ड किया करूंगा। और ये हरियाणा का सौभाग्य है कि रघु यादव जी जैसे नेता हरियाणा में हैं, क्योंकि चुनाव जीतना ही जिंदगी का मकसद नहीं है, चुनाव लड़ना भी जिंदगी का एक मकसद है। और जो नेता वही होता है जो चुनाव लड़ता है, हार जीत कोई मायने नहीं रखती है। शुक्रिया रघु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।